Okay, now in yesterday's class, we are discussing here the acid-base balance. I will told you that there are 4 conditions in which the acid-base balance has to be maintained. One is the metabolic acidosis that we discussed yesterday, then metabolic alkalosis, then respiratory acidosis, and then will be the respiratory alkalosis. And you know that the pH of the fluids is close to the normal. You see blood pH is 7.3 to or 7.35 to 7.45. It is close to normal, you can say. And pH means it is actually the power of the hydrogen ion concentration within the fluids. और मैंने आपको बताया ये है एंटी-लॉग है hydrogen ion concentration का. When the hydrogen ion concentration will be more, the pH will be less. And how much? Because it is a logarithm, means it is 10 times. Logarithm means it is 10 times. If it's a negative log, means it is a 10 times decrease in pH will be there when there is an increase in the hydrogen ion concentration. सिर्फ एक जो नंबर है उसका, जो एक फिगर उसका अगर डाउन हो गया, तो it will be 10 times increase in the acidosis, in the pH. You can say it's one difference in pH to the lower side will be 10 times more hydrogen ion concentration, because it is a logarithm. It's not a simple figures you see 1, 2, 3 and others. These are logarithm. And it's negative means it should be negative, means if you are going down below 7, that will be acidic, and if you are going above 7, it will be alkaline or the basic. ये हमने यहाँ पर कल देखा और मैंने आपको बताया कि इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है to maintain this acid base balance. The reason is that because for the normal cellular functions and for the enzymes to work in the normal optimum temperature and pH is very very important. अगर enzymes के functions को proper आपको देखना है तो उसको आपको proper temperature देना होगा, जैसे 98.6 temperature जो human being में, और इसके साथ उसको नॉर्मल पीएच पे रखना होगा. नॉर्मल पीएच एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर जैसे जैसे ये एसिडोसिस की तरफ जाता जाएगा या ये अल्कलोसिस की तरफ आता जाएगा तो एंजाइम्स का फंक्शन वो नॉर्मल नहीं रहेगा, ना ही सेल्स नॉर्मली फंक्शन कर सकेंगे, बिकॉज विद इन द सेल्स देयर आर बायोकेमिकल रिएक्शंस एंड द रिएक्शंस इन फैक्ट विल बी स्पीड अप. दे विल बी इन द प्रेजेंस ऑफ प्रॉपर फंक्शंस ऑफ द एंजाइम्स. आपने देखा होगा एंजाइम्स के फंक्शन के बगैर प्रॉपर केमिकल एक्शंस नहीं हो सकते, वो इतनी स्पीड से नहीं जा सकते. आपको लास्ट टाइम मैंने बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड विल कंबाइन केमिकली विथ वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड, और इसके लिए आपको चाहिए कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम. वैसे अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ मिला देंगे तो कार्बोनिक एसिड बन जाएगा, वैसे भी बन जाएगा. अगर कार्बोनिक एसिड कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम नहीं भी है तो भी बन जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को अगर मिला दें तो H2CO3 बन जाता है. उसमें H2O और CO2 दोनों मिले हुए हैं, तो वो इस पे डिपेंड करता है. इसमें एंजाइम्स तो हैं ही नहीं. एंजाइम्स की प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है. एंजाइम्स आपको पता है ना, ये केमिकल रिएक्शन में रोल प्ले नहीं करते. केमिकल रिएक्शन में दे डोंट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन एंड दे विल नॉट अपीयर इन द प्रोडक्ट्स. जस्ट देयर प्रेजेंस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज दे विल जस्ट स्पीड अप द पेस ऑफ दिस रिएक्शन हियर. इसको कैटलिस्ट भी कहते हैं, और इन कैटलिस्ट को बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का दूसरा नाम एंजाइम्स है. उनको वहाँ हम कैटलिस्ट नहीं कहते, वरना कैटलिस्ट वर्ड जो है दूसरे जगहों पे आपको मैकेनिक्स में उनमें कैटलिस्ट वर्ड इस्तेमाल. तो ये सिर्फ इसको स्पीड अप करते हैं. तो ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है, इस रिएक्शन को 5000 टाइम्स उसकी स्पीड बढ़ाता है. 5000 टाइम्स. आप समझ सकते हैं कि इसकी गैर मौजूदगी में भी हो जाएगा, लेकिन 2 महीने ले लेगा वो रिएक्शन होते होते. और इसमें यहाँ ये होगा कि अगर ये मौजूद होगा तो वो रिएक्शन फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट में हो जाएगा. तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम बॉडी, ये सारे जितने भी एंजाइम्स हैं, ये तो मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, ये सारे जितने भी एंजाइम्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये सारे एंजाइम्स इनके लिए, इनके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए इनको प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए और इनको प्रॉपर पीएच चाहिए. तो पीएच की मेंटेनेंस बड़ी ज़रूरी है. एंड इफ देयर इज एनी डिरेंजमेंट, एनी इम्पेयरमेंट इन द पीएच मेंटेनेंस, यू सी दैट दीज enzymatic functions and the cellular functions will be distorted, will be deranged. तो सेल फंक्शन ही नहीं कर सकेगा, वो प्रोटीन्स ही नहीं बन सकेंगे जो हम बनाना चाहते हैं. हार्मोन्स कम हो जाएंगे, एंजाइम्स कम हो जाएंगे या ज़्यादा हो जाएंगे.
तो एवरीथिंग विल बी डिरेंज, तो फिर हो जाएगी इलनेस, तो सिम्टम्स ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगे, तो हम कहेंगे ये बंदा बीमार हो गया। और ये अगर मामला नहीं रुका तो ये आगे चल के इतना होगा कि सेल का फंक्शन ही बंद हो जाएगा, तो डेथ हो सकती है। तो दिस विल बी एक्चुअली, जो पीएच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पीएच जो है इंपॉर्टेंट है, यानी इसका मकसद है कि पीएच को मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए, एसिड और बेस का बैलेंस चाहिए यहाँ पर। और यहाँ पर हमने बताया कि एंजाइम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंड एंजाइम्स बायोकेमिकल प्रोसेस के अंदर बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, वो थोड़े पीएच से भी उसका फंक्शन जो है वो डिरेंज हो जाता है। और ये इनको मेंटेन करना है, पीएच को मेंटेन करना है to actually get the maximum functioning of and the normal functioning of these cells here. और इसके लिए यहाँ पर नेचर ने आपको 2-3 सोर्सेज दिए हुए हैं कि अगर एसिडोसिस हो जाए तो उसको बैक टू नॉर्मल कैसे लाया जाए। और एसिडोसिस मैंने बताया, एडिंग ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन्स मोर एडेड इन द फ्लूइड और देयर विल बी लॉस ऑफ द बाइकार्बोनेट्स। ये दोनों चीज़ें, ये नहीं है कि सिर्फ एडिंग ऑफ योर हाइड्रोजन, बट लॉस ऑफ एक्सेसिव लॉस ऑफ द बाइकार्बोनेट्स इज आल्सो will lead here to the acidosis. और alkalosis होगी when you are adding more bicarbonates or if you are losing more hydrogen, then it will be called as the alkalosis. तो इसको बैलेंस करने के लिए नेचर ने फौरी तौर पे, जैसे होता है ना, थोड़ा सा अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन अगर आपकी लो या हाई हो जाती है तो एकदम से नेचर ने आपको ये दिए हुए हैं, इनको कहते हैं बफर्स, इमीडिएट रिस्पांस जिसमें हो जाए, थोड़ा बहुत जल्दी से रिस्पांस, फौरी, फर्स्ट एड जैसे होती है, इंजरी हो जाए तो फर्स्ट एड, भाई शुरू में थोड़ा सा फर्स्ट एड दे दो, और कुछ नहीं सही तो ब्लड जब तक आए तब तक उसको ड्रिप लगा दो, नॉर्मल सलाइन दे दो, वॉल्यूम तो पूरा करो किसी तरीके से। तो इसमें क्या है, ये बहुत ही क्विक एक्शन यहाँ पे होगा। उसमें आपको मिलते हैं बाइकार्बोनेट बफर्स जो बफरिंग करें। तो बाइकार्बोनेट बफर्स, जब एसिडोसिस हो जाए तो फिर नेचर बाइकार्बोनेट्स क्रिएट करके बाइकार्बोनेट्स उसके अंदर डाल देती है, तो यहाँ पर उनको कहते हैं बाइकार्बोनेट बफर्स। तो ये बाइकार्बोनेट बफर्स होंगे, या फिर उस एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम फिर आगे आएगा। आपने देखा होगा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम किस तरीके से अल्टर हो जाता है। अगर आपके एसिड्स बढ़ जाते हैं तो आपका रेस्पिरेटरी रेट का जो स्पीड है वो रेट बढ़ जाता है, एसिडोटिक ब्रीदिंग हो जाती है, जल्दी जल्दी आप कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हो। और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना एक्चुअली हाइड्रोजन को बाहर निकालने के बराबर है, क्योंकि आपको दिखाया था हमने कि कार्बन डाइऑक्साइड विल कंबाइन विद द वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड इज अ वेरी वीक एसिड, सो इट डिसोसिएट्स इनटू द आयंस H प्लस एंड SU3 माइनस, माने बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयन में स्प्लिट हो जाता है। तो इसका मकसद ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड, आप देखें कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड अगर आपके बॉडी में मौजूद है तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिल जाता है, और वाटर के साथ मिलकर ये बना देता है कार्बोनिक एसिड। और कार्बोनिक एसिड बनने के लिए इसको चाहिए एंजाइम, नाम है उसका कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, और ये वीक एसिड है तो ये भी स्प्लिट हो जाएगा फौरी तौर पे, ये बन जाएगा हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन, ये इसमें स्प्लिट हो जाएगा। इसका मकसद है कि कार्बन डाइऑक्साइड का होना दरअसल हाइड्रोजन के होने के बराबर है, और अगर हाइड्रोजन आपका ज़्यादा बॉडी में ऐड हो जाए तो पीएच क्या हो जाएगी, हाँ डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका मकसद ये है कि पीएच डिक्रीज हो जाएगी। अगर पीएच डिक्रीज हो गई तो इसका मकसद ये है कि एल्कलोसिस होगी कि एसिडोसिस होगी, तो एसिडोसिस होगी। अब आप H प्लस से निजात हासिल करने के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करेगा, मुंह से H प्लस तो नहीं निकालेगा ना, क्या निकालेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा। कैसे निकालेगा, रेट बढ़ा देगा, रेट बढ़ा देगा। इससे क्या हो जाएगा, इससे आपके अंदर से मौजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्रीदिंग से बाहर निकल जाएगी, और ये बाहर निकलना एक्चुअली है कि पीछे फिर हाइड्रोजन आयंस कम बनेंगे। इसका मकसद है कि हम बाहर निकाल रहे हैं, तो पीछे जो हाइड्रोजन आयंस बढ़ गए थे जिसकी वजह से पीएच हो गई थी डिक्रीज और ये एसिडिक हो गया था, ये कार्बन डाइऑक्साइड के हाइपरवेंटिलेशन की वजह से बाहर निकल गया कार्बन डाइऑक्साइड, और पीछे हाइड्रोजन आयन की लेवल कम हो गए। ये किसने आपको हेल्प किया है, किस सिस्टम ने, रेस्पिरेटरी सिस्टम ने। तो ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल को कम करेगा। क्या कर देगा, ये रिस्पॉन्स भी खासा फास्ट रिस्पॉन्स है, लेकिन ये सबसे फास्ट है, उसके बाद नेक्स्ट ये है। लेकिन अगर मामला यहाँ तक भी नहीं रुका तो फिर एक और सिस्टम आएगा आपके हेल्प को, वो होगा रीनल सिस्टम। और रीनल सिस्टम में क्या होगा, रीनल सिस्टम ये कंट्रोल करेगा आपके बाइकार्बोनेट्स को भी और साथ में आपके हाइड्रोजन आयंस को भी। और ये हाइड्रोजन आयंस यानी आपका जो यूरिन है वो मोर एसिडिक हो जाएगा, वो मोर एसिडिक हो जाएगा मीन्स मोर हाइड्रोजन आयंस विल बी एक्चुअली एक्सक्रीटेड। और इसके साथ ना सिर्फ वो एक्सक्रीट करेगा बल्कि रोक देगा बाइकार्बोनेट्स को, वो यूरिन में नहीं निकालने देगा, दैट मीन्स इट विल बी रिटर्न बैक रीअब्सॉर्ब मोर, तो रीअब्सॉर्ब हो जाएगा तो ब्लड में वो ऐड होता जाएगा। हाइड्रोजन एक्सक्रीट, बाइकार्बोनेट रिटेन्ड, तो इससे क्या हो जाएगी आपकी हाइड्रोजन की लेवल आस्ता आस्ता
कम हो जाएगी, माने आपका पीएच बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। ये प्रोसेस थोड़ा स्लो है, लेकिन ये है कि मोर सस्टेन्ड है ये, ठीक है ना। जैसे आप हॉस्पिटल में जाएंगे वहाँ 6 दिन रुकना पड़ेगा, लेकिन भाई जब तक रुके तब तक फर्स्ट एड तो रास्ते में ही देते जाएंगे ना। आप तो नेचर आपको बचाने की कोशिश करेगी, उसके बाद रीनल को ले आएगी। अगर यहाँ बच गए आप, इसी में थोड़ा बहुत वेंटिलेशन करके आपकी जान छूट गई तो फिर रीनल की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन मामला अगर बहुत डेंजरस है, पीएच बहुत लो है, सिर्फ वेंटिलेशन से काम नहीं चला, तो फिर रीनल को कॉल किया जाएगा और फिर रीनल जो है आस्ता आस्ता आपके पीएच को नॉर्मलाइज कर देगा यहाँ। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं इस तरीके से यहाँ पर मौजूद मिलेंगी। तो इसका मकसद ये हुआ कि आपके पास 2-3 सिस्टम्स हैं, बफर सिस्टम है, फिर रिस्पायरेटरी और फिर रीनल सिस्टम है, जो आपको पीएच के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। अब बताया हमने आपको कि आपके बॉडी में एसिड H+ आयन को ऐड करने का जो सोर्स है वो क्या है, एक कार्बन डाइऑक्साइड है और दूसरा है लैक्टिक एसिड। जब भी आपके बॉडी के अंदर एनारोबिक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, जैसे आप एक्सरसाइज करते हो जिसमें आपको ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, मोर कंज्यूम हो जाता है, तो एट अ टाइम आप यहाँ पे देखेंगे कि अंदर क्या होगा, एनारोबिक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगी। और जब ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगी एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सर्शन एंड लेबर एंड एक्सरसाइज, तो फिर आपका वो जो मेटाबॉलिज्म हो रहा था, ग्लूकोज वाज बीइंग मेटाबोलाइज्ड, नॉर्मल अभी आप बैठे हुए हैं, सफिशिएंट ऑक्सीजन है, और आपका जो ग्लूकोज है वो जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी में इस वक्त इन्वॉल्व है, बर्न होकर एनर्जी बना रहा है। इस वक्त बैठे हुए हैं भी आप एनर्जी बना रहे हैं, आप सोए हुए होंगे ना, तब भी आपको 1500 कैलोरीज की ज़रूरत है। ये सोना ऐसा नहीं है कि मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, बॉडी कर रही है, बॉडी के मेटाबॉलिक एक्शंस चल रहे हैं, सांस ले रहे हैं, ये को मुफ्त में नहीं ले रहे सांस, आपको इसमें एनर्जी की ज़रूरत है। आपका ब्रेन वर्क कर रहा है, ये से पड़ा हुआ है, आप सोए हुए हैं, भले आप 12 घंटे सोए हुए हैं, तो 12 घंटे में भी आपको कम से कम 1000 कैलोरीज की ज़रूरत है। तो इसका मकसद ये हुआ कि ये जैसे कोमा में होते हैं पेशेंट को, कुछ भी नहीं करते, बैठे हुए थे, ऐसे सोए हुए होते हैं, तो इसका मकसद ये होता है कि इनको कैलोरीज की नहीं ज़रूरत होती है, इनको कैलोरीज की ज़रूरत होती है। इनको भी आप सोए भी आप इनको 1200 से 1300-1500 कैलोरीज इनकी मेंटेन करनी पड़ती है, इनको 3 से 4 दफ़ा मील देना पड़ता है, वरना अगर नहीं देंगे तो वेट लॉस करेंगे और उसके साथ साथ आस्ते आस्ते देखेंगे कि वो उनके सेल्यूलर फंक्शंस डाउन होते जाएंगे। इनको आप फ्यूल देना है आपको हर हाल में। ये गाड़ियाँ नहीं है जैसे गाड़ी खड़ी है तो पेट्रोल की ज़रूरत नहीं है, चलेगी तो पेट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं, ये आप बैठे हुए हैं, जिंदा हैं, ये काम चल रहा है आपका अंदर। काम वो नहीं है जो नज़र आए, जो नज़र नहीं आ रहा वो भी काम है। हार्ट बीट कर रहा है ना, तो ये से मुफ्त में तो नहीं कर रहा होगा, एनर्जी चाहिए इसके लिए। ये GIT पेरिस्टालसिस चल रही है ना यहाँ पर, तो इसके लिए एनर्जी चाहिए ना, भले आपके स्केलेटल मसल्स काम ना कर रहे हो उस वक्त, बाकी तो सब कुछ चल रहा है। तो इसके ये सारी चीज़ें आपको मेंटेन करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए। वो जब आप इस तरीके से अभी भी बैठे हुए हैं तो आपके वो जो ग्लूकोज है वो एक ग्लाइकोलाइसिस कर रहा है, जिसकी वजह से ATP बन रहा है, और ये इस वक्त क्योंकि ऑक्सीजन सफिशिएंट है तो ये एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस चल रही है। और एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस का जो बाय प्रोडक्ट होता है, जो एंड प्रोडक्ट होता है, वो पायरुविक एसिड होता है, दैट इज पायरुविक एसिड। लेकिन अगर आपने एक्सरसाइज किया, ऑक्सीजन जल्दी जल्दी कंज्यूम हो गया, तो फिर आपके मसल के अंदर माहौल क्रिएट हो जाएगा एनेरोबिक का। एनेरोबिक में फिर वो जो ग्लाइकोलाइसिस का जो साइकिल चल रहा है ना आपका, फिर वो एरोबिक नहीं होगा, फिर वो एनेरोबिक की तरफ मुड़ जाएगा। और एनेरोबिक के एंड प्रोडक्ट जो है फिर पायरुविक एसिड नहीं है, लैक्टिक एसिड है, इट इज कॉल्ड लैक्टिक एसिड। और जो लैक्टिक एसिड है, तो फिर एक्सरसाइज जब आप करते हैं तो आपके ब्लड की पीएच वही रहती है कि वो ब्लड की पीएच डाउन होती जाती है। क्यों डाउन होती है? क्योंकि लैक्टिक एसिड बनता है, तो लैक्टिक एसिडोसिस हो जाती है। लेकिन लैक्टिक एसिडोसिस हो जाती है तो हम उस एसिडोसिस को कैसे ठीक करते हैं? बॉडी कैसे ठीक कर देती है? रिस्पायरेशन का रेट बढ़ा देती है। एक्सरसाइज में कभी आपने देखा है कि ये रेट होता है जो इस वक्त आप बैठे हुए हैं, एक्सरसाइज में रेट इस वक्त जो आप 12 और 13 है, वो वहाँ पे 50-60 हो जाता है, और आपके रेट बढ़ जाता है, तो उस बढ़ने से क्या होता है? ऑक्सीजन तो मिल ही जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट, वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल ज़्यादा करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेल करना माने क्या करना? माने हाइड्रोजन को लूज़ करना, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर मौजूद होती तो क्या बनाती? हाइड्रोजन बनाती। तो ये क्या करेगी? लूज़ करेंगे आप, तो हाइड्रोजन आप लूज़ करेंगे। हाइड्रोजन लूज़ करेंगे तो पीछे क्या हो जाएगा? वो जो लैक्टिक एसिडोसिस हो रहा था, कि अब एसिडोसिस होगा कि बैक टू नॉर्मल हो जाएगी पीएच। ये क्यों? क्योंकि दूसरे रास्ते से आप निकाल रहे हैं, थोड़ा सा यूरिन से भी निकल रहा होगा। इस हालत में अगर आप यूरिन पास करके देखेंगे तो उसकी एसिडिटी भी थोड़ी बढ़ी हुई होगी, क्योंकि वहाँ से भी हाइड्रोजन लूज़ कर रहे होंगे। लेकिन इस वक्त फौरी तौर पर कहाँ लूज़ कर रहे हैं?
ब्रीदिंग के ज़रिए लूज़ कर रहे हैं, और ब्रीदिंग के ज़रिए लूज़ कर रहे हैं तो फिर यूरिन को इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैंने बताया ना कि उसको ज़रूरत कब पड़ती है, जब रिस्पायरेशन से पूरा काम नहीं हुआ तो कंपेंसेशन के लिए फिर रीनल भी आ जाएगा। तो आपने देखा कि इस तरीके से ये बाहर चला जाएगा, और जैसे जैसे एसिड्स आपके नॉर्मल होते जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, आपकी सांस भी देखें वो 30-40 वाली जो फिर आस्ते आस्ते 20, और फिर आप आराम से बैठ जाएंगे, क्योंकि फिर पीछे एरोबिक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, फिर पायरुविक लैक्टिक एसिड का बनना बंद हो जाएगा। तो लैक्टिक एसिड तरीके से, उसका मकसद है कि लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड ये दो बहुत बड़े सोर्सेज हैं एसिड्स के, जबकि आपका बेस का मेजर सोर्स कौन है? बाइकार्बोनेट्स, जो बॉडी में आपके बाइकार्बोनेट्स बनते हैं जो, तो ये मेजर सोर्स है आपका बाइकार्बोनेट्स का। और जब आपके एसिड्स ज़्यादा बनेंगे तो उसको एक्सक्रीट करना होगा, क्या सिर्फ उसे एक्सक्रीशन से काम चल जाएगा कि ये भी ज़्यादा बनाने होंगे? तो ये दो तरीके से, ये नहीं है कि सिर्फ हम हाइड्रोजन को लूज़ करें, अगर हम बाइकार्बोनेट को गेन भी करेंगे ना तो उससे भी हमारा एसिडोसिस बेटर हो जाएगा। दो तरीके से आप करें, ये समझ रहे हैं आप? अपने हालात बेहतर करने के लिए क्या करें? थोड़ा सा इनकम जनरेट करो और थोड़ी सी सादगी पैदा करो, ठीक है ना? थोड़ा सा सादा ज़िंदगी गुजारो तो आप देखेंगे आपका बैलेंस हो जाएगा आपके लाइफ में। अगर बहुत परेशानी है कि ये भाई दूसरी जॉब नहीं मिल रही है, एक जॉब से काम नहीं चल रहा है, तो फिर आप अपने खर्चों को बिल्कुल बॉटम में ले जाओ। अब वो गाड़ी रखना, वो हर हफ्ते रेस्टोरेंट में जाके खाना, या वो इधर उधर दोस्तों से के साथ जो है ना पिकनिक, ये फना, भाई ये माइनस कर दो फिलहाल जब तक हालात सही हो जाए। नहीं होते तो लंबा करो उसको, सादा ज़िंदगी गुजारो। ऑस्टेरिटी जिसको हम कहते हैं, ऑस्टेरिटी ये बेस्ट, सिंपलिसिटी बेस्ट पॉलिसी। हम लोगों ने अपनी ज़िंदगियों को, यकीन माने ज़िंदगियों को कॉम्प्लिकेट खुद अपने हाथ से किया। ज़िंदगी इतनी सिंपल है, कुदरत क्यों ज़िंदगी को इतना कॉम्प्लिकेट करेगी, मुश्किल में क्यों डालेगी इंसान को? इंसान ने मुश्किल में अपने आप को खुद डाला। हमने अपनी ज़िंदगी को ऐसा कॉम्प्लिकेट किया है, हर चीज़ में मकसद है कि उसको देख के उसको गाड़ी है तो मुझे भी हो, फिर उसके तगोदों में फिर अपने आप को बीमार करना, ये वो, फिर मकसद है कि स्ट्रेस, ये मतलब एक चीज़ को आप देखिए, एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ की तरफ जाओगे तो उसको पूरा करने के लिए 4 और कॉम्प्लिकेशंस, फिर उनको जूझने के लिए 4 और, फिर आप उस पूरी दलदल में फंस जाए। अगर आप अपनी ज़िंदगी को सिंपल रखने की कोशिश करेंगे, यकीन माने ज़िंदगी बहुत ही सिंपल है, कुछ इतनी ज़रूरतें नहीं हैं, इतनी ज़रूरतें हैं ही नहीं इंसान की। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये इस तरीके से ये कंपोनेंट्स हैं जो इसको बैलेंस करने में रोल प्ले करते हैं। तो दीज आर एक्चुअली द बैलेंसेज। और उसके बाद मैंने आपको बताया था, जब लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे थे, क्या? मेटाबॉलिक एसिडोसिस, जिसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल जहाँ हमने देखा था डिजीज़, वो था डायबिटीज़ मेलाइटस, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ मेलाइटस। ये अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ में जिसमें हो गया था DKA, जिसको हम कहते हैं डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। डायबिटिक कीटो एसिडोसिस बेसिक कॉम्प्लिकेशन जो है ये किसकी है? टाइप 1 वालों की। अगर इंसुलिन थोड़ी भी मैं डाल दूं ना उस बंदे में, तो एकदम से डायबिटिक कीटोएसिडोसिस डाउन होना शुरू हो जाएगी। तो जिस पेशेंट के अंदर इंसुलिन मौजूद होती है उस पेशेंट में कीटोएसिडोसिस नहीं हो सकती, क्योंकि कीटोएसिडोसिस एकदम से गायब होना शुरू हो जाएगी जब इंसुलिन हम उसमें डाल देंगे। तो कीटोएसिडोसिस वाले पेशेंट को जब हम आईवी इंसुलिन, प्लेन इंसुलिन ड्रिप में दे देंगे ना जब उसको, तो आप देखोगे कि वो एकदम से उसका कीटोएसिडोसिस बेटर होना शुरू हो जाएगा। अगर वो बेटर होना शुरू हो जाएगा तो इसका मकसद ये है कि ये टाइप 2 में इस किस्म के पेशेंट होंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि टाइप 2 में इंसुलिन की डेफिशिएंसी थोड़ी ही होती है, बढ़ती है उसमें। ऑन द कंट्ररी वो अपनी लेवल से दुगनी होती है, लेकिन काम नहीं करती। लेकिन ब्लड में होती तो है ना, सीरम में होती है। तो इसको आप यहाँ पे समझें कि अगर आपके पास पेशेंट आ जाता है ना, जैसे आप एक डायबिटीज़ का पेशेंट है, अगर ये यंग एज में आ गया तो आप क्या समझेंगे? चलें ओल्ड एज में आ गया, 40 साल में पहली दफ़ा प्रेजेंट हुआ है, आप क्या समझेंगे? ये टाइप 2 है कि टाइप 1 है? पहले आया ही नहीं आपके पास, पहले क्या डिजीज़ हो सकती है, उसको पता ही नहीं है ना। डिजीज़ हो सकती है, होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसको पता थोड़ी है। उसको पता नहीं है तो फिर किसको पता है? ना आपको पता है ना उसको पता है, तो पता किसको है फिर? कैसे मतलब? हमारे पास तो 40 साल के जितने पेशेंट आते हैं वो सारे टाइप 2 ही होते हैं। हमें क्यों पता चलता है कि ये टाइप 1 भी हो सकता है? एक तो टाइप 1 जो है ये इतनी लेट एज में तो आते नहीं है। पहले तो इसको कहते ही हम यहाँ क्या है, इसको हम कहते हैं जोविनाइल टाइप, अर्ली ऑनसेट टाइप।
तो अर्ली ऑनसेट वाला तो 10, 12, 15 साल में आ जाएगा। ये 40 साल में पहली दफ़ा आया है क्लिनिक पे हाइपरग्लाइसेमिया से इस प्रॉब्लम के साथ। हाँ, वो कीटोएसिडोसिस तो होगी, लेकिन कीटोएसिडोसिस होगी इससे मुझे कैसे पता चलेगा? कीटोएसिडोसिस चले हैं उसमें टाइप, अब कीटोएसिडोसिस मतलब पेशेंट आपके पास प्रेजेंट ही कीटोएसिडोसिस से होगा। अगर ये खुद अपने पाँव पे आया है कि डॉक्टर साहब मेरा तो शुगर, मैंने कल किया, मेरा शुगर तो बहुत बड़ा हुआ है, तो आप पूछेंगे कि आप क्या दवाइयाँ लेते हैं? डॉक्टर साहब मुझे तो डायबिटीज़ है ही नहीं, मैं कौन सी दवाई, मैं तो दवाई लेता ही नहीं हूँ। तो आपका पहला ध्यान किस तरफ जाएगा कि ये टाइप 1 है कि टाइप 2 है? टाइप 2। 40 साल का बंदा है, टाइप 2 होगा। 40 साल के बाद सिम्टम्स उसको हुए हैं। अब ये इत्तेफाक से टाइप 1 हुआ तो सिर्फ आप एज को देख के अंदाज़ा तो लगा लेंगे, क्योंकि 100 में से 95 लोग जो बड़ी एज वाले होते हैं वो टाइप 2 ही होते हैं। लेकिन 100 में से 1 या 2 भले वो 40 साल बाद आए हों, पहली दफ़ा डॉक्टर के पास आए हों शुगर के सिम्टम्स लेके, जो टाइप 1 भी हो सकते हैं। कीटोन लेवल क्यों चेक कराएंगे? उसको कीटोएसिडोसिस हो रही है, ये तो नॉर्मल ये से आया है, उसने शुगर की थी वो बढ़ी हुई है। कीटोएसिडोसिस से नहीं आया वो कि मैं उसकी कीटोन बॉडी चेक करूंगा। कीटोएसिडोसिस तो इमरजेंसी है, वो जब हुआ तब वो देखेंगे उसको, अभी थोड़ा ही हुआ है उसको। हाँ, क्या हुआ? जी जी, नहीं बोले क्या है, कोई मसला नहीं, गलत होगा ना, क्या प्रॉब्लम है? गलत ट्रेनिंग के दौरान गलत भी हो जाए, कोई मसला है, डरे नहीं आप, बोल दिया करें। वो भी गलत ही तो बोल रहा है, और क्या वो बोल रहा है, बड़बड़ कर रहा है, हर दवा गलत ही है। आप क्यों डर रही हैं? बोल दें। प्रैक्टिस में कोई मसला नहीं है, प्रैक्टिस से ट्रेनिंग के दौरान गलतियां करो, गलतियां ट्रेनिंग के दौरान ही नहीं होती। बच्चे जब उठ के खड़े होते हैं तो कितना गिरते, कितना गिरने दो, थोड़ा बहुत गिरेंगे तो इससे भी सीखेंगे। उनको गिरने से ऐसे नहीं बचाओ, नेचुरली उनको थोड़ा बहुत गिरने दो। कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा तब जब आप देखोगे कि उसमें इंसुलिन सिरे से ही गायब है कि है। भाई उसका क्या मकसद है? टाइप 1 कौन होता है? जिसमें इंसुलिन है ही नहीं। और टाइप 2 कौन सा होता है? जिसमें इंसुलिन है नहीं, बल्कि ज़्यादा ही है। चले है, उसमें नहीं है, ये ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसका मकसद ये है कि पहला काम करें, क्या करें? ब्लड सीरम आप ले लें और उसको जाके लेबॉर्ट्री में भेजें और उसको बोलें कि इसमें इंसुलिन देख के बताओ। इंसुलिन की हाफ लाइफ जो है, वो जो इंसुलिन नेचुरली आती है, जो नेचुरली सीक्रेट होती है इंसुलिन पैंक्रियास से, उसकी हाफ लाइफ 10 मिनट भी नहीं है, जैसे लेस देन 10 मिनट्स। और लेस देन 10 मिनट्स है तो वो तो लैब में जाते जाते वो तो इंसुलिन तो गायब हो जाएगी, वो तो उसमें अपीयर ही नहीं होगी, भले टाइप 2 हो टाइप 1 हो। तो फिर क्या देखें जिससे हमें अंदाज़ा हो कि इसमें इंसुलिन है भी कि नहीं है? इंसुलिन तो गायब हो जाएगी वहाँ पर, जिसमें नहीं है उसमें भी नहीं है, जिसमें है उसकी भी गायब, तो पता तो नहीं चलेगा। पता ऐसे चलता है कि जो इंसुलिन होती है ना, नेचुरल इंसुलिन जो आपकी पैंक्रियास रिलीज करता है, उसकी होती है 2 चेन्स, 2 प्रोटीन चेन्स पॉलीपेप्टाइड, और इनको जोड़ रहा होता है यहाँ पर ये सी पेप्टाइड लिंकेज, ये लिंक है। इस हालत में ये प्रोटीन सीक्रेट होती है किसमें? ब्लड के अंदर, जो काम करती है। ये इंसुलिन है, ये इंसुलिन इस वक्त प्रो इंसुलिन है, ये काम नहीं करेगी जब तक ये एक्टिव नहीं होगी। एक्टिव जब होगी तो ये ऐसे होगी, इसके बीच में से जैसे ना डायनामाइट होता है, पिन निकाल लेते हैं तो धमाका करता है, वरना जैसे आप बाल की तरह खेलते रहो। तो ये क्या है? इसका सी हटा देंगे तो 2 चेनें अलग हो जाएंगी ना, तो ये काम करेंगी, ये एक्टिव हो जाएगा। कितनी देर तक? इसकी हाफ लाइफ है ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट, और 10 मिनट के बाद 10-15 मिनट में ये गायब नहीं। कौन? सी पेप्टाइड लिंक जो है ना, ये भी प्रोटीन की है ना, ये भी अमाइनो एसिड्स है, ये भी प्रोटीन की बनी हुई, ये गायब नहीं होती, ये ब्लड में रहती है। और ये चुगली खाती है कि यहाँ कौन आया था, कौन था यहाँ पर? इंसुलिन था यहाँ पर। तो हम क्या देखते हैं? क्या हम सीरम इंसुलिन देखते हैं कि सीरम सी पेप्टाइड देखते हैं? सी पेप्टाइड की लेवल देख लेते हैं और हमें अंदाज़ा हो जाता है कि कितनी इंसुलिन यहाँ पे सीक्रेट की गई है। और अगर ये आपको ना मिले तो समझ लो इंसुलिन यहाँ आई नहीं है। तो ये क्या है? ये पेशेंट, ये टाइप 1 का पेशेंट है। हालांकि ये 40 साल में पहली दफ़ा आया है। बहुत कम ही ऐसे होते हैं पेशेंट्स जो इस किस्म के होते हैं, जो इतना लेट आते हैं। तो ये जो, और आपको पता है ना कि ये जितने भी पेशेंट्स होते हैं ना, ये मोस्टली जो टाइप 1 के होते हैं,
ये टाइप 1 के पेशेंट्स मोस्टली इनका बीटा सेल्स ऑफ द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस यानी पेंक्रियाज को इंसुलिन सीक्रेटिंग जो सेल्स होते हैं, इन पेशेंट्स के अंदर ये टाइप 1 जो डायबिटीज़ है ये हेरिडिटरी नहीं होती, ये जेनेटिक नहीं होती, ये ऐसे नहीं है कि ये फैमिलीज़ में रन करती है, ये इसको इत्तेफाक से हो गई है। क्या डिजीज़ हो गई है? कोई ऑटोइम्यून प्रॉब्लम हो गया इसको, जिसकी वजह से दिस वाज डायरेक्टेड अगेंस्ट योर बीटा सेल्स। तो बीटा सेल्स में क्या रिएक्शन चल रहा है? ऑटोइम्यून रिएक्शन, ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स। और ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन सभी में थोड़ी ना कोई होती है, ये थोड़ी कि मैं फैमिली से, जो आपकी टाइप 2 है ये फैमिली में रन करती है, टाइप 2 फैमिलीज़ में रन करती है। आपको देखा होगा कि माँ को होती है, उसके बच्चों को होती है, या बाप को हो गई तो उनको बच्चों को होती है, या उनके दादा को, ये इस तरीके से ये फैमिली में रन करती है। टाइप 2 टाइप 1 फैमिली में रन नहीं करती, वो है क्या? ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स। तो ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स है, और ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन आस्ता 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 क्या बस पैदा होने से ही फौरी तौर पे पहले साल में ही हो जाएगा क्या ये टाइप 1? आस्ता आस्ता होगा, क्योंकि डैमेज अंदर चल रहा है। अभी सिम्टम्स नहीं है तो आएगा भी नहीं डॉक्टर के पास, बहुत जल्दी आएगा। कब? 10, 12, 15, डिपेंड करता है कि कितनी क्विकली डिस्ट्रक्शन हुई है उसके पेंक्रियाज के इंसुलिन वाले सेल्स की। और ये ज़्यादा से ज़्यादा एवरेज 10, 15, 12, 15 साल के अंदर मुकम्मल डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं। तो इसका मकसद है कि मोस्टली टाइप 1 के पेशेंट्स देर से आते हैं कि जल्दी आ जाते हैं? जल्दी आ जाते हैं, बच्चे ही होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं। हाँ 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 हाँ, उसका नाम क्यों रखा है फिर? इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। इसके अलावा कोई और चारा ही नहीं है। बिल्कुल, इंसुलिन डिपेंडेंट नाम ही इस वजह से, जब तक जिंदा है तब तक उसको इंसुलिन देनी होगी। वो इंसुलिन देना छोड़ देंगे तो फिर आप उसका देखेंगे वो मर सकता है। फिर एनर्जी के लिए फिर आप देखेंगे ग्लूकोज देंगे, ग्लूकोज बढ़ा हुआ होगा, ग्लूकोज की एंट्री तो ज़ाहिर इंसुलिन बढ़ाएगा, तो बाहर से इंसुलिन देनी होगी। उसको पता है मुझे 4 मील्स लेने, 3 मील्स लेने, तो मुझे वो इस किस्म की इंसुलिन मुझे देनी है जो फौरी एक्शन करे। रात को मैं सोया हुआ हूँ तो इस टाइम पे मुझे वो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन देनी है, उसको सारा पता होता है। ये प्रमोशन के लिए आप देख रहे हैं आ जाते हैं ना, वसीम अकरम आ जाते हैं, ग्लूकोमीटर तो ये क्यों चेक फलां ये वो, ये क्या है? ये प्रमोशन इसलिए क्यों उससे करवा रहे हैं? इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि वो खुद टाइप 1 डायबिटीज़, तो वो टाइप 1 जो है वो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक है। तो कहने का मकसद ये है कि ये इस तरीके से होते हैं, जो ये अर्ली एज में आ जाते हैं। इसको अर्ली ऑनसेट भी कहते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट टाइप 1 भी कहते हैं इसको, अर्ली ऑन। जोविनाइल टाइप भी कहते थे किसी ज़माने में, जोविनाइल बच्चों को कहते हैं। जोविनाइल मीन्स रिलेटेड टू द चाइल्ड, जोविनाइल। तो ये जोविनाइल इस तरीके से इसको। लेकिन इसमें क्या हो सकता है? इसमें बहुत लेट भी आ सकता है। हमें लगेगा कि 40 साल, ये तो टाइप 2 है और हम टाइप 2 है, तो आप क्या करें? 40 साल का देख के आप क्या करेंगे? ग्लूकोफेज ओरल हाइपोग्लाइसेमिक लिख के दे देंगे फिलहाल, तो ऐसे ही बोलेंगे क्या ठीक होगा? फिर आएगा डॉक्टर साहब ये आपने दवाई लिख के दी तो शुगर तो मेरी वही है, क्या ठीक होगी शुगर इसकी दवाइयों से? ये टैबलेट से क्या ठीक होगी क्या? नहीं। वो टैबलेट जितनी भी थी उनका असर किस चीज़ पे था? उनका असर ये था कि पेंक्रियाज को जाएं और उसको बोलें कि इंसुलिन दो। वो पेंक्रियाज इंसुलिन देगा क्या? वो पेंक्रियाज तो बहुत पहले ख़त्म हो चुका है, देरी हुआ है चलो ख़त्म, लेकिन अब पेंक्रियाज इंसुलिन नहीं देगा। वो तो दवाइयाँ वो होती हैं जो इंसुलिन जो सीक्रेटेड है उसका रेजिस्टेंस कम करती हैं। वो जब इंसुलिन है ही नहीं तो कौन सा रेजिस्टेंस? तो ये दवाइयाँ जो दे रहे हैं ये फालतू दे रहे हैं, आपने तो डायग्नोस ही नहीं किया इसको। और फिर जब आप देखेंगे दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा है तो टाइप 2 को भी हम आखिर में थोड़ा सा इंसुलिन दे देते हैं, और जैसे इंसुलिन दिया तो वो ठीक होना शुरू हुआ। हम ये समझते हैं टाइप 2 है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक से ठीक नहीं हुआ, हमने थोड़ा सा इंसुलिन भी ऐड कर दिया है, और पेशेंट काफ़ी ठीक भी हो जाते हैं। पता ही नहीं चलता कि टाइप 1 है कि टाइप 2 है, क्योंकि इंसुलिन इसको भी दे रहे हैं आप, और आपके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि ये नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है, लेकिन इंसुलिन मैंने दे दी है, साथ में वो दवाइयाँ भी जारी रही, उसकी जारी रही जो दवाइयाँ वो बेकार में दे रहे हैं आप, शक की वजह से, क्योंकि आपको यकीन है कि ये टाइप 2 है, क्योंकि वो 40 साल से ऊपर की एज का है। एक दफ़ा उसका करा के तो देखें ज़रा इंसुलिन टेस्ट, ये सी पेप्टाइड आएगा, इंसुलिन उसमें आएगा कैसे? टाइप 1 का होगा तो नहीं आएगा। किसी ने बोला कि आएगा, लेवल आएगी, नहीं आएगी? आएगी नहीं आएगी। लेकिन वो इंसुलिन जो शुरू की हुई है उसने, जो आपने लिख के दी है इसको इंसुलिन बाहर से एक्सोजीनस,
क्या कहते हो? वो क्या उसके ब्लड में सर्कुलेट नहीं कर रही है? जो बाहर से दे रहा है कर रही है कि नहीं कर रही? तो इसका मकसद है कि जब आपने सैंपल लिया होगा तब तो वो इंसुलिन तो ले रहा है ना, वो फिर आएगी कि नहीं आएगी? आएगी या नहीं आएगी? नहीं आएगी। क्यों नहीं? हाफ लाइफ का मसला नहीं है। आपने क्या इंसुलिन दिखाई थी कि सी पेप्टाइड की थी? सी पेप्टाइड। सी पेप्टाइड नेचुरल में होती है, ये जो आर्टिफिशियल बाहर से दे रहे हैं ना आप, इसमें सी पेप्टाइड नहीं होती, इसलिए उसमें नहीं आएगी। भले वो इंसुलिन लगा रहा है, भले सुबह को 40 यूनिट लगाए हुए हों, अगर आपने सीरम ले लिया तो उसमें सी पेप्टाइड नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एक्सोजीनस इंसुलिन के अंदर सी पेप्टाइड नहीं होते। ये बात आ गई समझ में? तो इसका मकसद है कि अगर सी पेप्टाइड है ही नहीं तो ये सीधा सीधा क्या है? ये टाइप 1 है। अब 40 साल बाद पहली दफ़ा ऐसा होता है। ये क्या थी? ये इसके अंदर ऑटो इम्यून जो डिजीज थी उसकी स्पीड, ऑटो इम्यून उसमें क्या होता है? टाइप 1 में होता क्या है? ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन होती है ना बीटा की। कैसे होती है? बहुत स्लो, ताकि 50 साल में जाके जाहिर होती है कि खांसी रैपिड हो 10-15 साल में मुकम्मल होके पूरा ख़त्म ही हो जाता है। ये इसमें कब ख़त्म हुआ है? 40 साल के बाद जाके पूरे ख़त्म हुए हैं उसके क्या बीटा सेल्स। 40 साल बाद ऐसा होता नहीं है। ये इसमें 100 में से एक है जो इसमें हुआ है। तो ये जो ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन हो रही थी, क्या वो रैपिडली आम हालात की तरह अपनी फुल स्पीड से हो रही थी कि आस्ता आस्ता हो रही थी? ये आस्ता आस्ता हो रही थी। इसको हम लेटेंट कहते हैं। लेटेंट वो बहुत ही अंदर पड़ी हुई है लेकिन स्लोली चल रही है, सुलग रही है सिर्फ बस। इसको हम कहते हैं लेटेंट। कौन सी डिजीज चल रही थी? ऑटो इम्यून डिजीज। तो लेटेंट ऑटो इम्यून डिजीज ऑफ बच्चे में है कि ये बड़े में है? आपके पास बच्चा है कि बड़ा आया है? बड़ा आया है। ऑफ डिजीज ऑफ एडल्ट। अगर ऑटो इम्यून है, पैंक्रियाटिक बीटा सेल सारे गायब ही हो गए हैं, तो ये टाइप 1 है कि टाइप 2 है? टाइप 1 है। रेगुलर हालत में मेरे पास जो बच्चा पेशेंट बैठा होना चाहिए था, ये 40-45 वाला होना चाहिए था कि 15 साल वाला होना चाहिए था, लेकिन 15 वाला बैठा है कि मेरे आगे 45 वाला बैठा है। तो इसका मकसद ये है कि मेरे हालात के हिसाब से ये बच्चे वाली डिजीज़ है कि बड़े वाली है एक्चुअली है, तो इसको हम कहते हैं एडल्ट। तो इसका मकसद ये है कि दिस इज ऑटो इम्यून डिजीज़ है टाइप 1। तो ऐसे टाइप 1 को जिसमें आए बड़े एज वाला बंदा आए, जो 100 में से एक आएगा, इसको हम कहते हैं LADA, लेडा। ये क्या है? लेटेंट ऑटो इम्यून डिजीज ऑफ एडल्ट है। लेकिन एडल्ट लफ्ज मुंह पे आए तो ये ना समझना कि एडल्ट है तो ये टाइप 2 है। ये क्या है? टाइप 1 है, क्योंकि ये लेटेंट ऑटो इम्यून है। ये आस्था था, इस वजह से देर से आया है। ये 100 में से एक आएगा ऐसा। ये बात समझ में आ गई? तो ये इस तरीके से टाइप 1 होते हैं। तो फिर पता लगाने के लिए कैसे करेंगे? आप सीधा सीधा सीरम लेवल लेके सी पेप्टाइड देख रहे हैं। आजकल से रिसर्च वगैरह में आप जाएं, रिसर्च में भी टेस्ट आ गया है सी पेप्टाइड। आप फ़ौरन करें, फ़ौरन करके देख लें। कोशिश तो यही करें वैसे, क्योंकि 100 में से 99 जो पहले आते हैं 40-50 वाले, वो होते ही टाइप 2 हैं। तो सभी समझते हैं यार टाइप 2 है, टाइप 2 करके उसको ट्रीट कर देते हैं, होता भी है। और उसको ओरल हाइपोग्लाइसेमिक लिख के दे देते हैं। जब कंट्रोल नहीं होता है तो फिर क्या करते हैं? इंसुलिन उसमें ऐड कर देते हैं। इस दौरान अगर वो वाकई लेडा होगा तो वो ट्रीट भी हो जाएगा, लेकिन डॉक्टर को टाइम ही नहीं होता है यार, कौन इंसुलिन कराए, बस ये इंसुलिन मैंने बाहर से दे दिया ना, कुछ दवाइयाँ भी खा रहा है, ये ठीक हो गया है। वो समझता है ये टाइप 2 है। अगर ना आप एक दफ़ा उसका इंसुलिन करा के देखें, वो इंसुलिन सिरे से ही नहीं है उसमें, वो ये फ़ायदा आपका इंसुलिन की वजह से उसको हो रहा है, दवाइयों की वजह से नहीं, तो फिर देखें कि वो ये लेडा डायग्नोस हो जाएगा। इसके लिए आपको करना क्या है? इसके लिए आपको सीरम इंसुलिन लेवल नहीं, सीरम सी पेप्टाइड लेवल, तो पता चल जाएगा कि ना। लेकिन टाइप 2 किस वजह से होता है? रेजिस्टेंस की वजह से। समझ के? तो इसका ये रेजिस्टेंस, ये कब आता है पेशेंट आपके पास? लेट एज में कि अर्ली एज में? लेट में कि अर्ली में? लेट एज में। ये उलट में अर्ली में भी आ सकता है, 100 में से 2। जैसे ना ये वाला 100 में से 1 या 2 लेट एज में आया था, तो वो जो टाइप 2 वाला है वो अर्ली एज में आ सकता है। और अर्ली एज में आया तो आप समझेंगे टाइप 1 है,
है कि नहीं? आप समझेंगे टाइप 1 है, लेकिन होगा वो टाइप 2। और अगर टाइप 2 हो तो फिर उसका नाम होता है मैच्योरिटी। अब अर्ली में आया है कि ये लेट में आया है कि अर्ली में आया है? तो ये टाइप 2 है कि टाइप 1 है? शक होना चाहिए कि ये टाइप 2 भी हो सकती है। तो हम इसको यहाँ पे कहते हैं कि मैच्योरिटी ऑनसेट है। ये कौन सी वाली है डायबिटीज़? टाइप 2 है। वो अर्ली ऑनसेट वाली है कि ये मैच्योरिटी ऑनसेट वाली है? लेकिन हुई है अर्ली में, तो बोलते हैं उसको है मैच्योरिटी, मैच्योरिटी ऑनसेट, मैच्योरिटी ऑनसेट डिजीज या डायबिटीज। मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज किस में हुई है, ओल्ड में कि यंग में? तो उसको हम कहते हैं मैच्योरिटी ऑनसेट ऑफ यंग, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ यंग। यंग है, ये न समझना कि यंग है तो ये टाइप 1 है, आया बहुत अर्ली एज में है ये टाइप 2। तो हम इसको कहते हैं मोडी, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ यंग। कैसे पता चलेगा कि ये मैच्योरिटी ऑनसेट टाइप है? आप देखेंगे जाके उसका सी पेप्टाइड कम होने की जगह पे 3 गुना बढ़ा हुआ होगा, 2 गुना बढ़ा हुआ होगा। तो ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन में क्या बढ़ा हुआ होता है क्या टाइप 1 वाले में? नहीं, उसमें तो कम होता है। इसमें 3 गुना बढ़ा हुआ है। 3 गुना बढ़ा हुआ है तो इसका मकसद ये कि ये टाइप 1 तो हो ही नहीं सकता, भले वो यंग एज में ही क्यों नहीं आया हो। ये बिल्कुल डिफरेंट है उससे जो उमूमन रेगुलरली 40 के बाद वाले होते हैं। ये पहले आ गया है 20 साल की एज में, और 20 साल के एज में आने वालों को उमूमन हम टाइप 1 समझ लेते हैं, और होता भी है ऐसा, लेकिन 1-2 लोग ऐसे नहीं भी हो सकते। तो जहाँ जनरली आपको इस तरीके से टाइप 2 और टाइप 1 इस तरीके से यहाँ पर मिलता है। चलते हैं बैक अगेन मेटाबॉलिक एसिडोसिस पर। मैंने बताया अभी आपको, जो हमने कल डिस्कस भी किया। उसके बाद देखें कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस के बाद एक और प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक क्या चीज़, क्या है इंसुलिन? अगर हम देखें C-पेप्टाइड में इसकी लेवल होती है या सिर्फ होता है एब्सेंट या लेवल होती है ना, एब्सेंट। सिर्फ एब्सेंट और प्रेजेंट क्या होगा कि एक चीज़ होती है क्या कि ये है या नहीं है? वो जाहिर है वो जितना इंसुलिन के मॉलिक्यूल्स निकलेंगे उतनी सी पेप्टाइड की लेवल होगी, जाहिर है वो कंसंट्रेशन मिलीमोल्स में बताएंगे आपको। हाँ, लेवल जितनी भी है हर जगह पर अपने अपना एक पैरामीटर होता है, लेकिन यह है कि वो लेवल आपको बताएंगे। वो लेवल आपको लिखी हुई होगी कि हमारी ये नॉर्मल पैरामीटर ये है और ये इसमें है, ये लेवल इतनी है, ये लेवल इतनी है। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इंसुलिन कितना अंदर मौजूद है। यहाँ पर इंसुलिन का पता लग जाएगा आपको बिल्कुल। ओके, ये रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस लिखा गया है, लेकिन ये गलती में आ गया है, ये मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस है। अब देखें मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, एसिडोसिस तो आपने यहाँ पे देखा। अब देखिए मेटाबॉलिक अल्कलोसिस आपने देखा। अब यहाँ पर आप देखें मेटाबॉलिक एसिडोसिस के बाद मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, इसमें क्या हो जाएगा? बाइकार्बोनेट की एक्सेस हो जाएगी, या तो एक्सेस हो जाएगी या लॉस ऑफ एसिड्स होगा, या हाइड्रोजन आयन लूज करते हैं या बाइकार्बोनेट आप रिसीव करते हैं। इससे क्या हो जाएगा? इससे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आपकी डाउन होती जाएगी और पीएच आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि ये एंटी लॉग है। आपको पता है कि ये नेगेटिव ऑफ लॉगरिथम है। अब ये किस वजह से हो सकता है? थैंक यू बेटा। ये किस वजह से हो सकता है? ये इसके काजेज ये हो सकते हैं कि आपने एसिड लूज किया है। एसिड लूज करने की सबसे बड़ी वजह है क्या है? परसिस्टेंट वोमिटिंग। या परसिस्टेंट वोमिटिंग हो, या किसी वजह से आपने नेजोगैस्ट्रिक सक्शन की हो,
नेसोगैस्ट्रिक सक्शन का मकसद है कि आपने स्टमक को खाली किया हो किसी वजह से, तो क्या हो जाएगा, उसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाहर निकल आएगा। जितना हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाहर निकलेंगे उतना हाइड्रोजन का आयन की कंसंट्रेशन फिर कम होती जाएगी। अगर इस तरीके से कम होती जाएगी, किस वजह से, परसिस्टेंट वोमिटिंग। ये जो लोग वोमिटिंग ज़्यादा करते हैं, बाद में देखें कमजोरी हो जाती है, क्या है ये, पोटेशियम लेवल और इसका हाइड्रोजन लेवल उसका कम हो जाता है। तो हाइड्रोजन लेवल कम होगा तो ये अल्कलोसिस होगी, तो जाहिर है वो फिर आपको वो पीएच नहीं मिलेगा, वो कंपेंसेशन शुरू हो जाएगी लेकिन टाइम लेगी। तो यहाँ पर हम देखें कि ये इस तरीके से होगा। या फिर आप कोई ऐसी दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, ज़्यादा लूज़ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और इसकी एक सबसे बड़ी वजह होती है डायूरेटिक्स आर दी मेडिकेशन, आर दी ड्रग्स, आर दी मेडिसिन विच इनफैक्ट इंक्रीज दी वॉल्यूम ऑफ यूरिन। उसका वॉल्यूम ऑफ यूरिन को बढ़ाते हैं ताकि बहुत ज़्यादा यूरिन एक्सक्रीट हो, और बहुत ज़्यादा यूरिन ऐसे नहीं एक्सक्रीट होता। हम क्या करते हैं, रीनल ट्यूब्यूल्स में वो जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो आयंस होते हैं, उनकी रीअब्जॉर्प्शन को रोकते हैं। ये आपके डायूरेटिक्स जितने भी होते हैं ये क्या करते हैं, ये आपको दिखाया था ना मैंने लास्ट टाइम जब हमने नेफ्रॉन किया था, उसके ट्यूब्यूल्स दिखाए थे मैंने आपको। आपने देखा होगा कि जब हमने ट्यूब्यूल्स दिखाए गए, बोमेंस कैप्सूल, और ये ट्यूब्यूल्स हैं, ये लूप ऑफ हेनली है, और इस जगह पर आपका ग्लोमेरुलर से फिल्ट्रेशन हो रही है। फिल्ट्रेशन मैंने बताया था कि पर मिनट 125 फिल्टर होता है, जिसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं, लेकिन निकलता है सिर्फ कितना, 1 ml। तो बाकी क्या हो जाता है, रीअब्जॉर्ब। और रीअब्जॉर्ब अगर आप किसी ट्यूब्यूल के किसी सेगमेंट में, और वाटर अकेला नहीं रीअब्जॉर्ब होता, वाटर तब रीअब्जॉर्ब होता है जब ट्यूब्यूल्स में इलेक्ट्रोलाइट्स भी, यानी मुख्तलिफ आयंस जो हैं वो रीअब्जॉर्ब होते हैं, तो उनके पीछे वाटर भी चला जाता है, समझ गए, तो उसके पीछे वाटर भी चला जाता है। लेकिन अगर मैं किसी ट्यूब्यूल के किसी इलाके में, जैसे लूप ऑफ हेनली है, जैसे डिस्टल है, या जहाँ है, मैं किसी आयंस की रीअब्जॉर्प्शन को रोक दूं, सारा नहीं, थोड़ा सा रोक दूं, जितना जा रहा था उसका 5% मैंने रोक दिया, तो उसका असर सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट्स पे पड़ेगा कि वाटर पे भी पड़ेगा कि नहीं। अब यहां से देखो, अगर यहां से आपने देखे, यहां से आपने इलेक्ट्रोलाइट्स फॉर एग्जांपल सोडियम, ये 3 सोडियम जा रहे थे, तो 3 सोडियम जा रहे थे कि 3 सोडियम के पीछे 3 वाटर भी जा रहे थे। अगर मैं यहां पर रोक दूं, सोडियम को जाने न दूं, मैं 1 सोडियम को रोक दूं, 2 जाने दूं, तो वाटर 3 जाएगा कि 2 जाएगा, क्यों, क्योंकि मैंने रीअब्जॉर्प्शन को रोका। अगर 2 जाएगा तो 2 क्या इधर ही बैठा रहेगा कि ये यूरिन बन जाएगा, तो वो जो नॉर्मल यूरिन आ रही थी उतनी आएगी कि ज़्यादा आएगी। ये काम होता है आपके डायूरेटिक्स का। डायूरेटिक्स ऐसे काम करते हैं, ये मुख्तलिफ जगहों पर आपके मुख्तलिफ इलेक्ट्रोलाइट्स के रीअब्जॉर्प्शन को रोकते हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट वाटर की रीअब्जॉर्प्शन भी रुक जाती है और वो यूरिन बन जाता है, तो यूरिन की वॉल्यूम बढ़ जाती है। तो अगर ऐसा आपने काम किया, रीअब्जॉर्प्शन को रोका, अगर रीअब्जॉर्प्शन को रोका, जैसे रीअब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन को अगर रोकते हैं तो क्या होगा, हाइड्रोजन यहाँ रुकेगी कि वो बाहर निकल जाएगी। अगर वो बाहर निकल गई तो पीछे हाइड्रोजन के आयन की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी। अगर ऐसा कम होती गई तो पीछे का अल्कलोसिस होगा कि नहीं होगा। तो जो लोग डायूरेटिक्स लेते हैं उनमें अल्कलोसिस के चांसेस होते हैं। तो ये डायूरेटिक्स से खास तौर पे लूप और थायजाइड किस्म के डायूरेटिक्स, आप सिर्फ डायूरेटिक्स पे ध्यान दें। तो डायूरेटिक्स बाय प्रिवेंटिंग द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स will actually cause the alkalosis. Why? Because they are, by preventing the reabsorption, they will promote more loss of the electrolytes. क्योंकि reabsorption को रोका तो कहाँ जाएंगे, यूरिन में बह जाएंगे, यूरिन में बह जाएंगे तो पीछे प्लाज्मा में कम हो जाएंगे। तो हाइड्रोजन इस तरीके से बहता गया तो क्या हो जाएगा, पीछे कम हो जाएगा। ये भी हो सकता है। या फिर ये तो हाइड्रोजन का लॉस किया था, लेकिन अगर गेन करते बायोकार्बोनेट का तब भी अल्कलोसिस हो जाती। ख़ास तौर पे एंटासिड्स, आपने देखा है, एसिडिटी हो या है वो, तो आप क्या करते हैं, एंटासिड्स लेते हैं। जेल्यूसिल खा लिया, फलां खा लिया, ये क्या है, ये बायोकार्बोनेट्स हैं। ये क्यों लेते हैं एंटासिड्स आप, एंटासिड्स क्यों, क्योंकि एसिडिटी को वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं। आपको पता है ना कि जो बायोकार्बोनेट्स होते हैं अंदर जाके एसिड को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं। इसको न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। ये देखा होगा ना आपने, न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन पढ़ा होगा। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है अंदर, बाहर से आपने क्या भेजा है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये क्या है, एंटासिड है।
ये क्या है, एसिड है जो मौजूद है। एसिड ज़्यादा हो गया है, ये आप बाहर से डाल रहे हैं इसको, ये क्या करेगा, ये आप यहाँ पे देखेंगे कि ये सोडियम, इसका जो ये सोडियम है पहला वाला, इसके क्लोराइड जो आखिरी वाला है, ये रिएक्शन करके बना देगा क्या, साल्ट बना देगा। और ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। हुआ क्या, इस रिएक्शन में क्या हुआ, पानी बन गया, थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, और वो जो एसिड था वो साल्ट बन गया, तो वो एसिडिटी उसकी कम हो गई, वो एसिडिटी कम हो गई। लेकिन आप समझ सकते हैं कि ऐसा अगर आप करेंगे, एसिडिटी से तो जान छुड़ा लेंगे, लेकिन ये जो आपका यहाँ बना है सोडियम बाइकार्बोनेट से बन जाएगा ये क्या, हाइड्रोजन, और ये तो मैंने कार्बन डाइऑक्साइड, ये कभी भी मिल सकता है, और मिलकर ये कार्बोनिक एसिड बना सकता है, और कार्बोनिक एसिड बना देगा तो H+ कहीं चला गया तो यहाँ पर बाइकार्बोनेट्स बन जाएंगे। तो जब भी आप बनाते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट डालते हैं, एंटासिड्स जैसे ज़्यादा पिएंगे क्या होगा, एसिडिटी उसकी कम होती जाएगी। इससे क्या होगा, इससे अल्कलोसिस की तरफ, अगर बहुत ज़्यादा एसिडिटी है, बहुत ज़्यादा आप पी रहे हैं, डोज बहुत ज़्यादा हो गया है आपको, तो आपको मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो सकती है। ये भी इसका काज है यहाँ पर। तो ये पैथोफिजियोलॉजी क्या होगी, हुआ क्या, लॉस ऑफ एसिड है या फिर एक्सेस ऑफ बाइकार्बोनेट है, जिसकी वजह से पीएच आपकी इंक्रीज हो जाएगी, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज या आपका बाइकार्बोनेट इंक्रीज हो जाएगा। और इसमें हमने यहाँ पर आपको बताया कि इस पेशेंट जो इस किस्म के पेशेंट्स हो ना, मसल क्रैम्प्स के साथ, वीकनेस, इवन टेटनी के साथ, और ये इसमें टेटनी क्यों होगी, टेटनी का मकसद है कि कैल्शियम की लेवल डाउन हो जाएगी, फ्री कैल्शियम आपका रहेगा ही नहीं, जो होगा वो कोई पकड़ के ले जाएगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा। और हाइपोकैल्सीमिया की वजह से आपके मसल्स जो होते हैं वो हाइपर एक्साइटेबल हो जाते हैं, ऐसे चोट लगाएंगे झटके देने शुरू कर देते हैं, इसको टेटनी बोलते हैं, टेटनस नहीं, इसको बोलते हैं टेटनी। ये किस वजह से होता है, कैल्शियम की लो लेवल की वजह से। अल्कलोसिस में कैल्शियम की लेवल लो क्यों हो जाती है, अल्कलोसिस में क्या बढ़ जाता है, H+ के बाइकार्बोनेट, और वो जो आपके ब्लड में या सीरम में घूम रहा होता है कौन, जिसका खतरा किसको है, तो वो जो फ्री कैल्शियम है, इस फ्री बाइकार्बोनेट को जो देख लेगा तो इसके साथ बाउंड होकर बना देगा कैल्शियम कार्बोनेट। यानी जहां बाइकार्बोनेट लेवल बढ़ी वहां फ्री कैल्शियम जो आपके काम का होता है, काम का फ्री कैल्शियम होता है, वो नहीं जो बोन में बैठा हुआ है। आप खरीदारी किससे करते हैं, जेब वाले पैसे से कि बैंक में रखे पैसे से, तो ये जेब वाला पैसा है, ये सर्कुलेटिंग है, ये जो अगर आपको इसकी कमी हो गई है तो बोन में से स्क्रैप करके ले आए बाय पैराथायराइड हार्मोन, वो एकदम से जो स्क्रैप कर, तो काम की चीज़ ये है। लेकिन अगर तुम्हारा अल्कलोसिस हो गया, वो बाइकार्बोनेट बढ़ गए, तो इससे क्या हो जाएगा, ये इसके साथ बाउंड कर जाएगा। अगर बाउंड कर जाएगा तो फ्री वाला ज़्यादा हालत में रहेगा कि फ्री वाला बहुत ही कम हो जाएगा, तो हम बोलेंगे कि हाइपोकैल्सीमिया हो गया, और हाइपोकैल्सीमिया विल लीड हियर टू टेटनी, हाइपर एक्साइटेबिलिटी ऑफ द मसल्स। जैसे आप ऐसे करेंगे जैसे झटके देना शुरू करेंगे, वरना ऐसा नहीं होता है, आप करके देखें नहीं होगा, तो उसको हम टेटनी कहते हैं। तो टेटनी से अल्कलोसिस की एक कॉम्प्लिकेशन है टेटनी, और इसमें क्या होगा, आपको यहाँ मिलेगा क्या, हाई बाइकार्बोनेट्स मिलेंगे, कहाँ, ब्लड के अंदर। जब भी आप ब्लड में देखेंगे, इसके लिए उमूमन जब भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंसेस हो जाते हैं या एसिड बेस बैलेंस का मसला होता है, तो हम उमूमन लेते हैं आर्टीरियल ब्लड गैसेस लेते हैं, ABGs, आर्टरी से लेते हैं। वैसे आप जो सैंपल लेते हैं ना, वो वीनस सैंपल होता है, जो भी आप लेते हैं लैब्स में जो टेस्ट भेजते हैं वो वीनस सैंपल होता है। लेकिन ऐसे हालात में जहाँ पर हमने ये किस्म की एसिड बेस बैलेंस जहाँ मेंटेन करना है, इलेक्ट्रोलाइट्स और ये सारी चीज़ें गैसेस देखनी है, तो हम ABGs कराते हैं, आर्टीरियल ब्लड गैसेस, और यहाँ से फिर लेते हैं उमूमन कहाँ से, फीमोरल आर्टरी से, इंग्वानल लिगामेंट के नीचे से आप ऐसे हाथ लगा के ऐसे देखेंगे, जहाँ पल्स होगी उधर से आप जहाँ नीडल डाल के वहाँ से आप सैंपल लेके वो भेजेंगे, ये होगा आर्टीरियल ब्लड गैसेस। तो इनको आर्टीरियल ब्लड गैसेस कहते हैं, और उनको पढ़ के हमें एक आइडिया आ जाएगा। ये आर्टीरियल ब्लड गैसेस अगर टाइम मिल गया तो मैं इसकी इंटरप्रिटेशन आपको थोड़ा सा सिखा दूंगा यहाँ पे, कि हाउ टू इंटरप्रेट द आर्टीरियल ब्लड गैसेस। वो आर्टीरियल ब्लड गैसेस को देख के क्या अंदाज़ा होगा कि ये इस वक्त किस हालत में है, ये रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस में है कि मेटाबॉलिक अल्कलोसिस में है, ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस में है कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो ये गैसेस के वैल्यूज़ पढ़ के आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। अंडरस्टैंड, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन ये जब समझ में आ जाएगा तो फिर ABGs आपको अंदाज़ा हो जाएगा उसका। तो उसको हम कहते हैं क्या, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। ये समझ गए होंगे आप कि एसिडोसिस क्या है और ये अल्कलोसिस क्या है। ज़्यादा जो पेशेंट आएंगे वो एसिडोसिस के साथ, ख़ास तौर पे डायबिटिक
कीटोएसिडोसिस के साथ। और उसको मैंने आपको बताया कि डायबिटीज़ कितने टाइप्स की है और ये कौन से पेशेंट्स होते हैं उन जो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के साथ आते हैं। अब डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का मकसद ये है कि ये कीटो एसिड्स को हमें कम करना है। जो सबसे पहली चीज़ क्या होगी, वो जो ग्लूकोज इस वक्त जो 500-600 के करीब करीब सर्कुलेट कर रहा है उसको टिश्यू के अंदर भेजना है। और जो टिश्यू के अंदर भेजेंगे तो क्या देंगे, एकदम से इंसुलिन दें उसको, आप आहिस्ता 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 पहले प्लेन इंसुलिन दें उसको, 2 यूनिट डाल दें, फिर थोड़ा सा देखें, फिर 2 यूनिट और, फिर इस तरीके से ये सिलसिला चलाते रहें जब तक उसका ग्लूकोज की लेवल डाउन ना हो जाए। उसी तरीके से आप देखेंगे कि उसका कीटोन बॉडीज़ भी बार बार कराते रहें, यूरिन को सैंपल लेके देखें कीटोन बॉडीज़ डाउन हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, इस तरीके से। फिर ओवरऑल कंडीशन भी देखें कि एसिड्स कम होंगे तो उसकी ब्रीदिंग का जो रेट है वो भी आहिस्ता आहिस्ता सेटल होना शुरू हो जाएगा। और जब आप देंगे तो आपने देखा कि जब आप देंगे इंसुलिन तो इंसुलिन की वजह से ग्लूकोज अंदर इंटर हो जाएगा, ब्लड से गायब होकर कहाँ चला जाएगा, सेल्स में। लेकिन ये अकेला नहीं जाता, अपने साथ खींच के ले जाता है पोटेशियम को भी। इसका मकसद है कि जब आप इंसुलिन देते हैं तो ग्लूकोज की लेवल अकेली कम नहीं होती, पोटेशियम भी कम हो जाती है, पेशेंट हाइपोकैलेमिया में चला जाता है। समझ गए? तो इसका मकसद क्या हो गया, इसका मकसद ये है कि एक तरफ तो ग्लूकोज लेवल कम होना शुरू हो जाएगी, आप उसे ये तो अच्छी बात है, 600 से 300 हो गई, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये अगर आपका जारी रहा ना तो ये पोटेशियम भी कम होता जा रहा है, तो ये भी कम हो गई। इसका मकसद ये है कि जो आपने ड्रिप लगाई हुई है उसके अंदर आप पोटेशियम क्लोराइड के 2 एम्प्यूल भी डाल दें, क्योंकि हमें पता है कि पोटेशियम लाजमी गायब होगा, उसको हमने रिप्लेनिश करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए बाहर से पोटेशियम क्लोराइड भी डाला हुआ है, तो जितना जाएगा उतना वापस आ जाएगा जो हम बाहर से दे रहे हैं। और ये जो शुगर की लेवल कम हो रही है, ग्लूकोज की लेवल कम हो रही है, क्या कम होगी कि ये एक टाइम वो आएगा कि बहुत ही ना कम हो जाए कहीं, तो हम क्या करेंगे, वो जो ड्रिप लगाएंगे ना, हम शुरू में तो नॉर्मल सलाइन की लगाएंगे, बाद में डेक्सट्रोज की लगा देंगे, क्योंकि इंसुलिन की वजह से हर हाल में अंदर जाएगा ग्लूकोज, लेकिन हमें ब्लड में ग्लूकोज की लेवल भी तो मेंटेन करनी है ना, उसको इतनी हाइपोग्लाइसीमिया में थोड़ी डालना है। तो हम क्या करेंगे, बाद में 5% डेक्सट्रोज उसको दे देंगे, लेकिन कैसे देंगे कि इंसुलिन भी पड़ी होगी उसमें। वो ये सिलसिला चलता रहेगा, ये 2 से 3 दिन चलेगा, तब जाके उसकी ग्लूकोज की लेवल भी नॉर्मल हो जाएगी, पोटेशियम भी सेट रहेगा और कीटोन बॉडीज़ भी गायब हो जाएंगी, एसिडोसिस उसका आस्ता आस्ता सेटल हो जाएगा। ये तकरीबन यूँ समझ लो कि एक नर्स को उसके बेड के साथ चिपक के बैठना पड़ता है पूरा 24 घंटा तकरीबन, और तब जाके ये पेशेंट जो है कीटोएसिडोसिस से बाहर आते हैं। अंदर से तो ये इस तरीके से अल्कलोसिस और मेटाबॉलिक एसिडोसिस, इस तरीके से आप यहाँ पे तो अल्कलोसिस भी और मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी। अब इसको देखने के बाद आप आ जाएं दूसरे में, जहाँ मैंने आपको बताया था कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस किस वजह से होगा। पीछे H+ आयन रिटेन होगा तो होगा ज़ाहिर। क्यों रिटेन होगा, क्योंकि पीछे कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन होगी। भाई H+ कहाँ से बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने बताया ना, कार्बन डाइऑक्साइड इज ए एसिड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड इज ए एसिड, वो एसिड है। क्यों एसिड है, क्योंकि वो हाइड्रोजन वाटर के साथ मिलके कार्बोनिक एसिड बनाता है, और कार्बोनिक एसिड स्प्लिट हो जाता है किसमें, H+ में। तो कार्बोनिक एसिड क्या बना देगा, हाइड्रोजन एंड बाइकार्बोनेट। तो इसका मकसद है हाइड्रोजन आयंस क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। तो जब भी रिटेन होगा कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या हो जाएगी उस पेशेंट में, एसिडोसिस। और रिटेन कब होगा, जब ब्रीदिंग में कोई प्रॉब्लम होगा। माने इसका काज क्या हो सकता है, एक तो कोई लंग डिजीज, जैसे सीओपीडी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ऑब्स्ट्रक्शन, जैसे अस्थमा में पेशेंट क्या हो जाएगा, अस्थमा में पेशेंट होगा वो सांस नहीं ले सकेगा, पीछे की तरफ आप देखेंगे कि एक्सपायरेशन नहीं कर सकता है, तो पीछे कार्बन डाइऑक्साइड रुकता है, और जैसे कार्बन डाइऑक्साइड रुकना शुरू करेगा H+ आयन इंक्रीज होगा, पीएच डाउन होना शुरू हो जाएगी। ये रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस में ये है, अस्थमा है या नमूनिया है। नमूनिया क्यों, क्योंकि नमूनिया में एल्विला में एक्सुडेट पानी भर जाता है, इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड भर जाता है। तो एल्विला में क्या आना चाहिए, एयर। क्या एयर आएगी, अब क्या वो भरा हुआ है। जब एयर नहीं आएगी तो जब आप ऑक्सीजन लेंगे तो आधे एल्विला तो पानी से भरे हुए हैं, तो वहाँ एयर जा नहीं सकेगी। अगर वहाँ नहीं जा सकेगी, एक तो आपको ऑक्सीजन कम मिलेगी, दूसरा आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी कम निकलेगा। ब्लड में तो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, भाई बॉडी तो बना रही है ना, बॉडी को थोड़ी पता है कि लंग नहीं एक्सक्रीट नहीं कर पा रहे हैं, एक्सेल नहीं कर पा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तो मैं कम बनाऊं, ये तो नहीं होगा। सेल्स तो काम कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तो आ रहा है लंग्स की तरफ आ रहा है, लेकिन बाहर नहीं निकल रहा।
क्यों नहीं निकल रहा? क्योंकि एल्वुलाई में पानी भरा हुआ है। इसको कहते हैं एल्वुलाइटिस, उसको नमूनिया भी कहते हैं। तो नमूनिया के पेशेंट में कार्बन डाइऑक्साइड आसानी से बाहर निकलेगा कि कम निकलेगा? कम निकलेगा तो रिटेन होगा, रिटेन होगा तो H+ आयन पीछे रिटेन हो जाएंगे, रिटेन होंगे तो फिर एसिडोसिस हो जाए। तो लंग की डिजीज़ की वजह से भी होता है। या लंग की डिजीज़ नहीं है, ये जो इंस्पायरेशन करते हैं ना आप, ये एक्टिव प्रोसेस है, ये खुद करते हैं आप, खुद करते हैं कि इनवॉलंटरीली हो जाता है? करने को तो खुद भी कर सकते हैं। मैं अभी हो नहीं रहा है, एक्सपायरेशन हो रही है, मैं चाह रहा हूँ नहीं मैं इंस्पायरेशन करता हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि नहीं मैं 40 दफ़ा करूँ, 40 दफ़ा करें, ये भले 140 दफ़ा करें, कर सकते हो। तो ये वॉलंट्री है। ये वॉलंट्री जो है, इसका सेंटर जो है वो सेरिब्रम में है, वो कॉन्शियसली खुद करते हैं। आप बोले रुक दें, रुक दें। अभी तो एक्सपायरेशन मैंने अपनी मर्जी से की, आधी करता हूँ इंस्पायरेशन और आधी दोबारा करता हूँ, कर सकता हूँ। ये रिदम में अपनी मर्जी से जो ना उलट पुलट कर रहा हूँ अपने इस निज़ाम को, ये खुद चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। ये कॉन्शियसनेस लेवल तक ऊपर सेरिब्रल कॉर्टेक्स इंस्पायरेटरी मसल को स्टिमुलेट करेगा, फिर चाहोगे तो एक्सपायरेटरी को करेगा। ये ऐसा ही है जैसे मुट्ठी बंद करो, मुट्ठी खोलो अपनी मर्जी से, क्योंकि ये सारे जितने भी रिस्पायरेशन के मसल्स होते हैं सारे स्केलेटल होते हैं। वो स्केलेटल मसल तो हमारे कंट्रोल में है, फिर रिस्पायरेशन को भी मैं कंट्रोल में क्यों ना ले लूँ अपने? क्या लेते हैं आप कंट्रोल में इस वक्त, या अपनी मर्जी से कर रहे हैं, या खुद ब खुद हो रहा है? इसका मकसद ये है कि ये जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है, भले ये स्केलेटल मसल्स ही कर रहे हों, लेकिन ये आप खुद इसको कंट्रोल नहीं करते। इट इज़ इनवॉलेंटरीली कंट्रोल्ड। और फिर ये सेंटर जो इनवॉलेंटरीली कंट्रोल करता है, इतना कुछ कि आप बैठे हुए हैं तो इनवॉलेंटरीली हो रहा है, सो जाएंगे तो इनवॉलेंटरीली हो रहा होगा, इतना कुछ कि आप कोमा में भी चले गए ना, फिर भी ब्रीदिंग जारी है, फिर भी ब्रीदिंग जारी है। तो कौन कंट्रोल कर रहा है? कहाँ है वो सेंटर? इन मसल्स को एक एक को रिदम के साथ कौन आगे पीछे कर रहा है? सेंटर कर रहा है। और वो मौजूद सेरिब्रम में नहीं है, वो मौजूद नीचे है। किसमें? मेडुला में, इतना नीचे कि मैं अगर सेरिब्रम को मेडुला से काट भी दूं ना, पेशेंट कोमा में भी चला जाए, ब्रीदिंग जारी रहेगी। अब देखिए कोमा में पेशेंट होते हैं, सांस ले रहे होते हैं, हार्ट बीट उनका चल रहा होता है, हार्ट बीट उनका चल रहा होता है, क्योंकि ये भी कंट्रोल कहाँ से होता है? मेडुला ऑब्लांगेटा से। अरे से तो ये इनवॉलेंटरीली कंट्रोल हो रहा होता है। तो ये मसल्स अगर इनवॉलेंटरी कंट्रोल हो रहे हैं तो कौन कर रहा है कंट्रोल? मेडुला ऑब्लांगेटा में सेंटर कंट्रोल कर रहा है, जिसको हम रेस्पिरेटरी सेंटर कहते हैं, वो कंट्रोल करता है। तो वो कंट्रोल तो करेगा, लेकिन बोलेगा क्या? खुद निकल के खुद आएगा क्या? या उधर से सिग्नल भेजेगा? किसको भेजेगा? मसल्स को। और मसल्स को सिग्नल कैसे भेजेगा? स्पाइनल कार्ड में बैठी हुई जो नर्व्स बाहर निकल रही हैं, तो उन नर्व्स के जड़ों को पकड़ेगा और उसको जाके स्टिमुलेट करेगा। कब करेगा? और रेस्पिरेटरी सेंटर उनको स्टिमुलेट करेगा। स्टिमुलेट करेगा किसको? फ्रेनिक नर्व को, और फ्रेनिक नर्व डायफ्राम को स्टिमुलेट करेगी। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, नीचे जाएगा, ब्रीदिंग होगी, इंस्पायरेशन होगी। तो ये सिर्फ इंस्पायरेशन को स्टिमुलेट करेगा, एक्सपायरेशन को नहीं। इंस्पायरेशन को करेगा और उसके बाद उसको स्विच ऑफ कर देगा। स्विच ऑफ कर देगा तो एक्सपायरेशन खुद ब खुद हो जाएगी रिकॉइल से। बलून में हवा फूकते हैं हम लोग फोर्स के साथ, निकालते क्या फोर्स के साथ हैं कि सिर्फ खोल देते हैं तो निकल आती है? कैसे? रिकॉइल से। तो ये रिकॉइल होता है, तो वो पैसिव प्रोसेस है, वो ये सिलसिला चलता रहता है, चलता रहता है। लेकिन होता किसके ज़रिए है? मसल्स के ज़रिए, स्केलेटल मसल्स के ज़रिए। लेकिन अगर कोई डिजीज़ हो जाए जिसमें स्केलेटल मसल्स जो हैं उनकी नर्व्स का कोई प्रॉब्लम हो जाए और स्केलेटल मसल्स तक ये पैगाम पहुंच ही ना पाए, तो क्या स्केलेटल मसल्स काम करेंगी क्या? तो क्या ब्रीदिंग होगी? बहुत ही कम होगी। तो ब्रीदिंग अगर नहीं होगी तो ये क्या होता है? ये एक डिजीज़ होती है, वायरल इन्फेक्शन, ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से तुम्हारी नर्व्स के बाहर क्या हो जाता है? नर्व्स के बाहर जो माइलिन शीथ वगैरह है वो काम नहीं करती। अगर ऐसा हो जाए तो हम इसको कहते हैं गिलेन बेरी सिंड्रोम। गिलेन बेरी सिंड्रोम ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से तुम्हारे मसल्स काम नहीं करते। मसल पैरालाइज नहीं हुए, मसल पैरालाइज हुए हैं बिकॉज ऑफ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम। अगर ऐसा हुआ तो ब्रीदिंग होगी क्या? सफिशेंट? कम होगी। अगर कम होगी तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर निकाल रहे हो तो फुल निकाल पाओगे कि कम निकलेगी? कम निकलेगी तो पीछे रुकेगी, और रुकेगी तो फिर क्या हो जाएगा? पीछे एसिडोसिस। क्यों? क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड रुक गई तो H+ आयन बनना शुरू हो जाएंगे।
तो ये कहलाती है गिलेनबेरी सिंड्रोम। या फिर देखो आपको बताया, या तो लंग के अंदर एक्सचेंज नहीं हो रही है गैस की, बाहर नहीं निकल रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन हो गया, या फिर मसल काम नहीं कर रहे, या अब की बार सीधा वो जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो सप्रेस हो गया है, उसकी डिप्रेशन हो गई है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन जिसको हम कहते हैं। अब पेरिफेरली के सेंट्रली जहां से कंट्रोल हो रहा है, कंट्रोलिंग स्टेशन ही खराब हो गया है। क्या डायफ्राम में कोई मसला है? नहीं। क्या उसकी नर्व में, क्या स्पाइनल कार्ड में? नहीं, उधर मसला है जहां से असल आर्डर आता है, जहां से असल आर्डर आ रहा है। ये GHQ, ये जो जहां बैठा हुआ है, असल आर्डर इधर से आता है। ये सारे जो है मोरे हैं, अगर ये डिप्रेस हो जाए तो ये सारे के सारे बैठ जाएंगे। और ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कब होती है? जब खास तौर पे कुछ मेडिकेशंस ली जाती हैं। मेडिकेशंस में जो सबसे मशहूर है वो है ओपियाइड्स, ओपियम, जिसमें एक ड्रग है मॉर्फिन, दूसरी ड्रग है हेरोइन। हेरोइन वैसे ड्रग नहीं है, हेरोइन इज नॉट ड्रग। ड्रग वो होती है, वो केमिकल होते हैं जो ऑथोराइज्ड हों। ऑथोराइज्ड हैं दुनिया के अंदर 2-4 बहुत बड़े ऑथोराइजिंग एजेंसीज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, जिन्होंने दुनिया भर में जो केमिकल्स पे रिसर्च हुई है उन पर ऑथोराइजेशन दी जाती है कि इसकी तुम ड्रग बना के बेच सकते हो। जैसे अमेरिका में होती है फेडरल एजेंसी ऑफ ड्रग्स, FAD अप्रूव्ड ऐसे लिखा हुआ होता है। जब तक FAD अप्रूव नहीं करे वो ड्रग आप मार्केट नहीं कर सकते। वो फिर वो ड्रग जो होगी उसकी ड्रग की पूरा लिटरेचर जो है वो अपने बुक में, गजेट में वो शाया करते हैं कि ये हमने देखा और ये बिल्कुल सही है। इस वजह से अब इसको इजाज़त दी जाती है कि ये मार्केट की जा सकती है। जैसे कोविड की वैक्सीन आई थी, ये FAD अप्रूव्ड हो गई थी, ये आपको 18-19 महीने तक नहीं आई थी क्योंकि रिसर्च हो रहा था, उस पर ट्रायल हो रहे थे। वो ट्रायल में पता चला कि 100 लोगों को हमने दी, 88 लोग जो हैं वो बेटर हो गए, 12 मर गए उसमें से। वो बोलेंगे 12 मर गए तो 12 को छोड़ो, 88 को बचाओ, अप्रूव करो, 12 की कुर्बानी दे देंगे हम लोग। 88 बच गए हैं ना। अब 88 को आप, जो आप अपनी हिफाजत के लिए गन रखते हैं, उस गन से लोग मरते भी तो हैं ना, वो बेगुनाह भी मरते हैं। तो फिर गन बनाना शुरू बंद कर दिए क्या इन लोगों ने? नहीं भाई, लाखों लोग उससे बचते हैं, चंद सौ लोग मरते हैं, लेकिन अलाउ करो। गाड़ी में एक्सीडेंट कितने होते हैं आप अंदाजा लगाओ। गाड़ियों में जितने एक्सीडेंट होते हैं इतने लोग जंगों में भी नहीं मरे हैं। फिर गाड़ियां बंद कर दो ना आप। नहीं, क्योंकि लाखों करोड़ों अरबों लोगों को फायदा होता है, चंद हजार मरते हैं। तो फिर पता चलता है। अब देखो रिसेंटली कल ही बेचारा एक लड़का, 23 साल का लड़का क्लिफ्टन में जो है ना, वो तेज़ गाड़ी चलाते हुए वो मर गया। ये MNA कोई है लेडी जो MQM की, उसका बेटा था, वो यहाँ इधर काउंटी में पढ़ के गया है, मेरे बेटे का क्लास फेलो था। वो भी एक्सीडेंट में मरा था। वो तो बहुत यंग एज का था, मेरा वो तो 18-19 साल का, ये 23 साल का लड़का भी सिविल इंजीनियर था। अब मुझे समझ में नहीं आता, फजर के टाइम पर इतनी तेज़ गाड़ी, और उसका दोस्त बैठा हुआ था, पता नहीं क्यों इतनी तेज़ गाड़ी, वो 3 तलवार के आगे इतनी तेज़ गाड़ी चलाई है किसी और गाड़ी के साथ। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि 5 बजे इतनी तेज़ गाड़ी उधर चलाने की क्या। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ पर ओपियाइड्स जो है ना इस तरीके से होते हैं। तो ये जो हेरोइन है ना, हेरोइन, ये वो जो मैंने बताया, वो जो बुक होती है इनकी सोविनियर, वो जो उसका वो जो गजेट होती है उसको कहते हैं फार्माकोपिया। जैसे विकिपीडिया होता है, ये फार्माकोपिया होता है। ये ऑथोराइज बुक होती है जिसमें वो सारी ड्रग्स मौजूद हैं जो पिछले 100 सालों से अप्रूव की गई हैं मार्केट में बेचने के लिए। उसको हम फार्माकोपिया कहते हैं। एक अमेरिकन है, एक ब्रिटिश है, उनका अपना बाइबल है, एक तरह से उनका अपना है। जो ड्रग वहाँ रजिस्टर्ड नहीं होगी ना, वहाँ पर वो ड्रग नहीं कहलाएगी, वो केमिकल कहलाएगा, ड्रग नहीं कहलाएगी। ये जो ओपियाइड्स है, ओपियाइड नेचुरल है। नेचुरल जो पोपी प्लांट होता है ना, प्लांट से निकालते हैं, उसकी प्लांट का जो फ्रूट होता है उसमें से पाउडर निकाल के वहाँ से बनाते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ। उसमें से एक दवाई बनाई है इन लोगों ने, मॉर्फिन, वो अप्रूव्ड है। इसलिए वो मॉर्फिन जो है वो मेडिकल स्टोरों पे मिलेगी, उसकी इंजेक्शनें हैं, उसका ये सब कुछ मौजूद है, ये मॉर्फिन कहलाती है। लेकिन हम लोगों ने उस मॉर्फिन को यहाँ कल्टीवेट करके उस मॉर्फिन का बनाया हुआ है अफीम, या अफीम मॉर्फिन है, लेकिन
देसी मॉर्फिन है वो, तो वो FAD से नहीं है वो अप्रूव्ड। फिर पता चला कि उस मॉर्फिन को लेके आए, पोपी प्लांट, ये अफगानिस्तान में सबसे ज़्यादा होती है। ये मॉर्फिन लेके आए और मॉर्फिन को क्या किया इन्होंने, एक मॉर्फिन और लगा दिया, डायमॉर्फिन नहीं है, मॉर्फिन लगाया और उसको 2 कार्बन एटम पर लगा दिया एसिटाइल, एक पर एसिटाइल और दूसरे पे भी एसिटाइल, डाएसिटाइल। कौन? मॉर्फिन। पठानों ने प्यार से नाम डाल दिया इसका, अफीम नहीं, हेरोइन, इसको हेरोइन कहते हैं। इलीगल क्या, इससे ज़्यादा इलीगल क्या हो कि वो ड्रग ही नहीं है, इससे ज़्यादा इलीगल पूछ रहा है अभी भी, वो फार्माकोपिया में है ही नहीं, वो ड्रग नहीं है। हेरोइन तुम ऐसे नहीं, डॉक्टर लिख के देगा हेरोइन पियो, वो मॉर्फिन लिख के देगा, या कहेगा कि नहीं नहीं हेरोइन। वैसे हेरोइन का एक्शन मॉर्फिन से ज़्यादा बेटर है, लेकिन क्या डॉक्टर हेरोइन लिख के देगा कि जाके वो फ्रूट वाले पठान से ले लो हेरोइन, जाके वो ले लो, बस तुम्हारा काम हो जाएगा। वो ऐसे नहीं करेगा, वो मॉर्फिन लिखेगा, इंजेक्शन मॉर्फिन वो लिख सकता है। और अगर मॉर्फिन थोड़ा ज़्यादा ले लिया तो क्या हो जाएगा, उसका साइड इफेक्ट है क्या, रिस्पायरेटरी डिप्रेशन, तो रिस्पायरेटरी डिप्रेशन हो जाएगा। और रिस्पायरेटरी डिप्रेशन हो गई तो क्या हो जाएगा, रिस्पायरेटरी रिएक्शन जो होगा कम हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन हो जाएगी और इससे एसिडोसिस होगी। और कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन हो गई ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड की रिटेंशन से सेरिब्रल एडिमा हो जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन हो गई तो वेजोडाइलेटेशन हो जाएगी, वेजोडाइलेटेशन से फ्लूइड बाहर आएगा और इंट्राक्रेनियल प्रेशर रेज हो जाएगा। और ये जो मॉर्फिन होती है ये उमूमन पेन किलिंग की वजह से भी ली जाती है, ये पेन को कम करने के लिए। तो उमूमन क्या करते हैं, उमूमन अगर कोई हेड इंजरी हो जाए, आर्म फ्रैक्चर नहीं, हेड इंजरी अगर हो जाए और उसमें पेन वगैरह हो, तो ऐसे पेन में कभी भी मॉर्फिन, इस पेन को ख़त्म करने के लिए मॉर्फिन न लो, कोई और लो, मॉर्फिन न लो। क्यों? क्योंकि हेड इंजरी से पहले ही इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है और ऊपर से अगर मॉर्फिन लो, मॉर्फिन से पेन काफ़ी कम हो जाएगा नो डाउट, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन हो जाएगी बिकॉज ऑफ द सेरिब्रल, बिकॉज ऑफ द रेस्पिरेटरी सेंटर डिप्रेशन, और इससे एसिडोसिस हो जाएगा और इससे कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन से वेजोडाइलेटेशन हो जाएगी और एक्सुडेशन होगी और इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ेगा। इसलिए हेड इंजरी में पेन को ख़त्म करने के लिए मॉर्फिन का इस्तेमाल कंट्राइंडिकेटेड है, नहीं देंगे आप कभी भी हेड इंजरी में, क्योंकि हेड इंजरी में पहले ही इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, सेरिब्रल एडिमा होती है पहले ही, और ऊपर से आप ये दे रहे हैं पेन को ख़त्म करने के लिए, और होगा, पेशेंट कोमा में चला जाएगा। पेन को कम करने के लिए दूसरे तरीके इख्तियार करें, ये ना दें, क्योंकि ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन करेगा, और जब कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन करेगा बाय डिप्रेसिंग द रेस्पिरेटरी सेंटर, अगर रेस्पिरेटरी सेंटर को डिप्रेस कर दिया तो फिर क्या होगा, CO2 रिटेन हो जाएगी, जिससे H+ इंक्रीज, तो क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जाएगी। तो ये पैथोलॉजी इस तरीके से यहाँ पर मौजूद है। वो मैंने बताया अगर ऐसा हुआ तो फिर एसिडोसिस से शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, रेट बढ़ जाएगा और उसका जो रेट बढ़ेगा उसकी डेप्थ कम हो जाएगी, और रैपिड इस तरीके से यहाँ पर होगा और कन्फ्यूजिंग लिथार्जी पेशेंट में। और ये जब भी आप यहाँ पे देखेंगे तो पता चलेगा कि PCO2 क्या हो गया है, बढ़ गया है, रिटेन हो गया ना यहाँ पर। जो PCO2 रिटेन हो जाए, ABGs ले, जब आप आर्टीरियल ब्लड गैसेस लें और वहाँ पे आपको पता चले कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा हुआ है, तो क्या है, रिटेंड है। रिटेंड है तो क्या हुआ होगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हुई है। तो ABGs में ये भी आपको यहाँ उस तरीके से यहाँ पर पता चलेगा। आर्टीरियल ब्लड गैसेस जब आप लेंगे तो आप समझ सकते हो कि आस्ते आस्ते मैं थोड़ा सा बताता जाऊँगा आपको कि जब आप ABGs पढ़ेंगे उसमें से PCO2 बढ़ा हुआ नजर आए तो समझ लेना कि रिटेन है अंदर, और रिटेन है तो किसकी गड़बड़ हो रही है, ब्रीदिंग नहीं हो रही है सही, तो ये ब्रीदिंग नहीं हो रही है, पीछे CO2 रिटेन हो रहा है, तो ये क्या होता होगा, एसिडोसिस। किस किस्म की एसिडोसिस, जिसमें गैस रिटेन हो रहा है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होती है। तो ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस इस तरीके से यहाँ पर होगी। और ये जो पेशेंट होगा इसमें खास तौर पे आप यहाँ पे देखेंगे, और जब कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो जाता है ना, तो इस तरीके से यहाँ पर H+, ये किन पेशेंट में होगा, ये उन पेशेंट्स में होगा जिनमें रिस्पायरेशन का रेट कम हो जाता होगा, और नेचर उसको ठीक करेगी क्या, रिस्पायरेशन के रेट को बढ़ा के। तो जब भी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ जमा होगा तो इस तरीके से यहाँ पर आप देखोगे कि उन लोगों में जमा होगा जहाँ वेंटिलेशन का रेट कम हो रहा है। हाइपो वेंटिलेशन वालों में पीछे रुकेगा कार्बन डाइऑक्साइड। किचन में काम चल रहा हो और आपका एग्जॉस्ट फैन बंद हो तो धुआं रुकेगा कि नहीं रुकेगा, तो धुआं रुकेगा। तो ये सिलसिला वैसा ही है यहाँ पर। ये जो आप रिस्पायरेशन ले रहे हो, ये वेंटिलेशन जो ले रहे हो, ये एग्जॉस्ट फैन है। ये जो रोक दोगे तो पीछे जो
रुक रहा है, जो जमा हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड वो उधर जमा हो जाएगा। तो हाइपोवेंटिलेशन के लीड टू एसिडोसिस। व्हाई? बिकॉज ऑफ द रिटेंशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और ये इसको हम कहते हैं यहाँ पर। और इसी तरीके से यहाँ पर आप देखोगे कि रिस्पायरेटरी करके फिर आप रिस्पायरेटरी एल्कलोसिस देखोगे, और ये होता है उन लोगों में जिसमें उमूमन वेंटिलेशन इंक्रीज हो जाती है। यानी पेशेंट जो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये पेशेंट जो उमूमन क्या करते हैं, ख़ास तौर पे ऐसे पेशेंट जो एंग्जाइटी में होते हैं ना, जल्दी जल्दी सांसें लेते हैं, ये होती है रेस्पिरेटरी वेंटिलेशन। हाइपर वेंटिलेशन की वजह से पीछे कार्बन डाइऑक्साइड रुकेगा कि बहुत ज़्यादा एक्सेल हो जाएगा, और जब बहुत ज़्यादा एक्सेल हो जाएगा तो पीछे कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगा, और जब कम हो जाएगा तो इससे रिस्पायरेशन आपकी दब जाए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है तो पीछे रिस्पायरेशन इंक्रीज हो जाती है। यहाँ अगर रिस्पायरेशन इस तरीके से हाइपर वेंटिलेशन हुई तो इससे क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड डाउन हो जाएगा। डाउन हो जाएगा तो H+ डाउन हो जाएगी, और डाउन हो गई तो pH इंक्रीज हो जाएगी, तो अल्कलोसिस हो जाएगी। तो ये अल्कलोसिस इस तरीके से ये किस पेशेंट में होती है, जिसमें एंग्जाइटी, पैनिक या फिर फीवर वगैरह बहुत ज़्यादा हो, या फिर सेप्सिस हो गई हो, तो उसमें भी रिस्पायरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। वो तेज़ हो जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड सारा निकल जाएगा, पीछे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम रह जाएगा। इसको भी हम अल्कलोसिस कहते हैं यहाँ पर, रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस। ये 4 चीज़ें हैं इस तरीके से जिनको हम उमूमन इस एसिड बेस बैलेंस में उमूमन करने की कोशिश करते हैं। अब कल की क्लास में हम लोग यहाँ पर करेंगे, ख़ास तौर पे आप एक देख जो आपके सिलेबस में भी है, वो है स्टार्लिंग फोर्सेस। स्टार्लिंग फोर्सेस आपका जो ब्लड सर्कुलेट कर रहा है ना, जिसमें प्लाज्मा मौजूद है, उसमें 2 फोर्सेस काम कर रहे हैं। एक जो प्लाज्मा को बाहर धकेलने की कोशिश करते हैं कि प्लाज्मा का वाटर बाहर निकल जाए तो बेहतर है, जिसको कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। जैसे मैं कहता हूं, जैसे घर का बच्चा है, उसकी पूरी कोशिश है मैं घर से बाहर जाऊं, बाहर की दुनिया देखूं। यह हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है जो वाल पे पड़ता है और वाटर बाहर निकलता है। लेकिन अंदर एक बैठा हुआ है, पेरेंट्स बैठे हुए हैं जो बच्चे को बाहर जाने से रोकते हैं। तो प्लाज्मा में भी एक पेरेंट बैठा हुआ है जो पानी को बाहर जाने से रोकते हैं। बाहर जाना वो तो लाजमी है, वो पानी की ख्वाहिश है। किसी बर्तन में अगर पानी डाल दें, बलून में पानी डाल दूं, बलून में ज़रा सा सुराख करूं तो पानी फुहारे की तरह बाहर निकलेगा कि नहीं? क्या एनर्जी की ज़रूरत है? नहीं, क्योंकि वो जो अंदर पानी पड़ा हुआ है उसका वाल पे प्रेशर वैसे ही है, मैंने थोड़ी सी जगह दी तो ऐसे करके बाहर निकला। इसको कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये प्रेशर अंदर की तरफ होता है कि वाल पे होता है? इस प्रेशर से पानी रुकेगा कि निकलेगा? लेकिन अंदर एक और चीज़ नेचर ने बिठाई है प्लाज्मा प्रोटीन में, प्लाज्मा में, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा प्रोटीन। वो बाहर जाते हुए पानी को मैग्नेट की तरह कैच करता है, उसको रोकता है। इसको कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। 2 प्रेशर्स होते हैं जो एक दूसरे के एंटी होते हैं। एक निकलने वाला माने बच्चे की अपनी नेचुरल ख्वाहिश, और दूसरा पेरेंट जो उसको रोकेगा, उसको कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। एक्टिव कुछ, ये दोनों ही इनके अंदर प्रेशर्स हैं। वो बाहर की जो दुनिया है जिसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियम, भाई यहाँ वेसल बैठी हुई बाहर क्या है? इंटरस्टिशियम। वहाँ पे भी तो फ्लूइड पड़ा हुआ है ना, फ्लूइड पड़ा है कि नहीं? उधर जो फ्लूइड पड़ा हुआ है उसमें भी 2 किस्म के प्रेशर्स हैं। एक जो साइडों पे पड़े हाइड्रोस्टैटिक, एक वो जो खींचे वाटर को ऑस्मोटिक, माना वहाँ पे भी ऑस्मोटिक है, वहाँ पर भी हाइड्रोस्टैटिक है। तो 2 प्रेशर उधर हैं, 2 प्रेशर इधर है। हमें देखना है कि ये चारों प्रेशर्स में वाटर को बाहर धकेलने का रोल इन चारों में से कौन प्ले कर रहा है। इसको हम जब देखेंगे और जब इसका हम सम बनाएंगे तो हम बोलेंगे कि पानी बाहर निकलेगा या नहीं निकलेगा। इसको बोलते हैं नेट फिल्ट्रेशन। तो मुकाबला किस में है? 4 प्रेशर्स में, 2 अंदर के, 2 बाहर के। अंदर कौन? बच्चा जो है बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, बाहर वाला। रोक रहा है कौन? पेरेंट। बाहर क्या है? बाहर एक है ऐसी चीज जो उसको बाहर खींचने की कोशिश कर रही है, और एक वो जो उसको रोक रही है। तो बाहर भी तो 2 फोर्सेस हैं ना यहाँ पर। ये चारों प्रेशर्स में मिला के तय किया जाएगा कि पानी बाहर निकलेगा या नहीं, कम के ज़्यादा।
और कौन सी ऐसी डिजीज़ होंगी जिसमें ये प्रेशर चेंज होंगे और ये सिलसिला होगा यहाँ पर। इसको हम स्टार्लिंग फोर्सेस कहते हैं, जिस पे डिपेंड करेगा पानी ज़्यादा निकलेगा कि कम निकलेगा। अगर ज़्यादा निकल आया, कोई मसला हो गया, तो फिर उसका नाम इडीमा डाल देंगे हम लोग, फिर पता चलेगा सोजन हो गई है। हमें देखना पड़ेगा किस प्रेशर की वजह से ये सोजन हुई है, ये किस प्रेशर की वजह से, तो उस हिसाब से समझ जाएंगे कि फ़लाँ डिजीज़ है, ये डिजीज़ है, तो वो ट्रीटमेंट करेंगे। इसको यहाँ समझेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग है, इतना मुश्किल नहीं है ये। कल हम इसको करेंगे यहाँ पर, ये भी आपके सिलेबस में है।